আমরা থাং ভিলেজের 0 পয়েন্ট ঘুরে এখন পাশেই এসেছি গোবালি মিউজিয়াম। এই রেকমেন্ডেশন আমাদের দিয়েছিল যেই গেস্ট হাউসে আমরা ছিলাম, ওই গেস্ট হাউসের যে ওনার ছিল সেই গোবালি একমাত্র পার্সন এদিককার যে ভিসা নিয়ে পাকিস্তান গেছিল। টুকটুক থাং টিয়াক্সি ইন্ডিয়ার আন্ডারে আসার পর উইথ পাসপোর্ট, যার মা বাবা ওখানে, গোবালি এখানে থাকে, তো সেই গোবালির পাসপোর্ট নিয়ে যে ওখানে গেছিলো, গিয়ে মা বাবার সঙ্গে দেখা করে আবার ফিরে এসেছিল, তার গল্প আমরা শোনার চেষ্টা করব। তো লেটস গো। लाखों खर्चा करके आते हैं, आने के बाद यहाँ के बारे में कुछ समझ के जाइए, है ना। यहाँ का जानकारी लेके जाइए कि यहाँ का कठिन ज़िंदगी क्या है और यहाँ पर इंडियन आर्मी की बदौलत यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जान कर जाएंगे तो मैं भी बहुत खुश होते हैं। 90% क्या करते हैं, सीधा ले सीखा एयरपोर्ट से टैक्सी ले लिया, नुब्रा के बाद हुंदार रात को रुकना, दूसरा दिन सीधा आना, वो पाकिस्तान का बॉर्डर रखना, वापस ले चलते हैं, है ना। तो इससे क्या है, पूरा लद्दाख भी बदनाम हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं, एक यूट्यूबर मैंने देखा है, वो क्या कहते हैं, भाई लोग यहाँ पर कभी मत आओ, खरदुल्ला जुजला जैसे टॉप क्रॉस करके आते हैं, इतना डर, इतना खौफ, देखने में नंगा पहाड़ और कुछ नहीं देखता है, हैं। पाकिस्तान के एक छोटा सा गांव देखता है, वो हम गूगल पे भी देख सकते हैं। कभी अपना पैसा खर्चा मत करना, कितना बदनाम हुआ लगा। जरूर, वो तो बात नहीं है। अब अपना इंडिया करना है, जानना है। अपना इंडिया जितना दूर है अपना है। नहीं, मतलब जितना जैसे जानना अब यहाँ आया, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरे दुनिया जैसे को अभी आप जानना आया, है। जैसे लोगों से मिला, गांव वालों से मिला, तो यहाँ पर आर्मी की बदौलत जो है ना, कभी महसूस नहीं करते हैं हम बॉर्डर में बैठा है ना। कभी हम महसूस नहीं कर बैठते हम आपसे हम कमजोर है, क्योंकि ये बदौलत है इंडियन आर्मी का। तो मैं आपको इसके बारे में एक कविता भी सुना लूँ। तो हम कहते हैं कि इंडियन आर्मी को, आप सारे टूरिस्ट को हम ये कहते हैं, सलाम मोहब्बत भारतीय फौज को, मेहनत से सद्भावना चलाने का जोश को, चोटियों का सर पे मुस्कुराने के होश को, ज़रूरत पे ताकत दिखाते हैं दोष को, मुसीबत में उठाते हैं गमगीन की बोझ को, मोहब्बत से तब्दीली कराते हैं सोच को, सीओ ब्रिगेड आते हैं हर महफिल में हौसला देने अपने दोस्त को, चमका के रखिए खेलते हुए रोज़ को, मजबूत बना लो दोस्तों भारतीय फौज को, अली तुम हौसला देते रहो सेना के जोश को। तो हम आप लोगों को सुनाने के लिए छोटा सा हमने कविता बनाया। बहुत अच्छा। और उसके बाद हम ये कहते हैं, जैसे कि ये हमारा देश आज़ाद हुआ है और पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ है, लेकिन मेरा मम्मी पापा सारे भाई पाकिस्तान में है, लेकिन फिर भी जहाँ गलती करेगा तो मम्मी पापा को भी हम कहते हैं भाई आपसे ये गलती हो रहा है। लेकिन मैं किसी को बुरा भला कभी नहीं बोलता। लेकिन 14 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 को हम आज़ाद हुआ। इसलिए मैंने एक कविता बनाया है कि हम अपना आप को अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पर रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं, जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, यानी इस देश को, उन शहीदों पर हम ईमान रखते हैं, है ना। तो उसके बाद कहते हैं, हर कोई गम ज़दा है तो फिर गमख्वार कौन है, तमन्ना हर कोई वफा के लिबास में है, हर कोई वफादार है तो फिर बेवफा कौन है। तो हम चाहते हैं कि आज़ाद पाकिस्तान भी हुआ, आज़ाद हम भी हुआ है, लेकिन हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं हमारा क्या हाल है और पाकिस्तान का क्या हाल है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे इस देश को जन्नत, लेकिन आप में से शायद हो सकते कोई क्रिश्चियन होगा, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम होगा, लेकिन ना हम पूछता है, ना हमारे दिमाग में आता है कि ये कौन हो सकता है। तो हमारा देश का सबसे बड़ा मैं समझते हैं ये है कि हमारे हर बच्चे को ये सोच नहीं रखते हैं कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सब हिंदुस्तानी है ना। तो ऐसे बातें आप लोग सुनने के बाद शायद आप लोग को हौसला आते हैं, हमारा आखिर सरहद पे भी इस देश के साथ मोहब्बत है। तो 90% उधर से आ रहा है, उधर से जा रहा है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि यार कुछ नहीं देख पा रहे हैं, अपना जानना जरूरी है सब, है ना, जानना जरूरी है। तो बाकी आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, तो या यहाँ बैठेगा या वहाँ बैठेंगे, जिधर आपके मर्जी, जिधर आपके मर्जी। चलो उधर चलते हैं फिर। এটা হলো গোবালিজির বাড়ি। চারদিক থেকে খুব সুন্দর উনি সাজিয়ে রেখেছেন বাড়িটি। যদি কেউ মানে হিস্ট্রি জানতে চায় তাহলে এই গোবালিজির কাছে আসবেন, অবশ্যই এখানে আসবেন, কারণ এনার থেকে ভালো হিস্ট্রি হয়তো মানে থাং ভিলেজ বা টুকটুক ভিলেজে কেউ বলবে না। ইনি খুব ছোট থেকে মানে পাকিস্তান ভারত বিচ্ছিন্ন হতে দেখেছে,
সঙ্গে ছিল, এনার ফ্যামিলিও পাকিস্তানে থাকে। হ্যাঁ, ইনি এখানে থাকে। এবার এনার সাথে কে কে থাকে বাকি কিছু এনার মুখ থেকেই শুনে নেবো। এবং এই চত্বরের মধ্যে ইনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি দেশভাগের পর প্রপার ওয়েতে পাসপোর্ট নিয়ে পাকিস্তানে নিজের মা বাবার কাছে দেখা করে আবার ফিরে এসেছেন। চলুন, তো উনি আসছেন এক্ষুনি। উনি কিছু দেখানোর জন্য চাবি আনতে গেছে, কিছু মানে মিউজিয়াম, পুরাতন কিছু পাকিস্তান বা যখন একসাথে ছিল তার কিছু স্মৃতি দেখানোর জন্য গেছে। कुछ है ही नहीं है तो उनसे क्या लेना है, पुराना सामान से पुराना सामान खरीद लो, नया नया सामान सामान ले लो। इस तरीके से हुआ। होने के बाद फिर मैं कुछ साल निकल गया तो मैंने सोचा यार इस कमरे में ये सजा के रखते हैं तो कभी मेरे मम्मी पापा आएंगे हम इनको दिखाएंगे कि आपका बर्तन इस तरीके से मैंने रखा हुआ है। ये सोच लेकर मैंने इनको यहाँ पर सजाया। सजाने के बाद अब क्या हो गया, पूरा इलाके में फेमस हो गया कि ग्वालियर के म्यूजियम म्यूजियम म्यूजियम। अच्छा, हर कोई कहते हैं म्यूजियम म्यूजियम। तो म्यूजियम देखने के लिए आता तो मैं शर्म आता था, मैं कहता था ये म्यूजियम नहीं है, ये तो एक वो है गेस्ट रूम गेस्ट रूम है ना। आपका इधर आदमी आकर रह सकता है ना? हाँ क्यों नहीं, कोई भी रह सकते हैं। तो ये असल में क्या था कि एक गेस्ट रूम था। तो फिर अब लोग इसी को देखने के लिए बहुत लोग आते थे। आने के बाद कई यूट्यूब में आप 2021-22 में आप देखो कि बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं इतना खूबसूरत जो ग्वालियर के म्यूजियम है, छत ये है वो है, ये बहुत मतलब तारीफ होने लगा। तो जब आप ग्वालियर सर्च करेंगे तो बाकी यूट्यूबर भी ग्वालियर लिखते हैं, मेरा अपना यूट्यूब का नाम भी ग्वालियर है, तो सारे मेरे कहानी आपको सामने आ जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा यार ये तो असल में म्यूजियम नहीं है, लोग इसको म्यूजियम कहते हैं। फिर मैं आगे एक म्यूजियम, ओरिजिनल म्यूजियम जो बना रहा हूँ, अभी इतना कंप्लीट नहीं है, वैसे आप देख सकते हैं। अब म्यूजियम का मतलब ये है कि जैसे आप लोग आया तो हम आपका वहाँ आया तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे आप 100 साल पहले कैसे जीता था, कैसे खाता था, किस तरीके से अपना जिंदगी गुजारता था, यही जानना चाहेगा ना हर कोई। 80-90% हर कोई कहते हैं म्यूजियम पुराने लोगों के बारे में जानकारी लेना चाहता है। तो यहाँ पर खाली टूटे फूटे बर्तन देखता था, बाकी कमरा पेंट किया हुआ है, ये इस तरीके का है। फिर मैंने आगे बना रखे हैं म्यूजियम। अब मैंने बोला किस तरीके से सोते थे, किस तरीके से लोग खाना खाते थे, किस तरीके से लोग रहते थे, वो सारे मैंने इसके अंदर अभी बना रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी आप देख सकते हैं। तो ये है। तो आप पहले बोलिए कि आपको जो बिछड़ गया है मम्मी पापा के साथ वो कैसे हुआ है? आप ये बताइए आपके पास कितना टाइम है? अभी टाइम है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। आपके पास जी बहुत टाइम है। चलो एक ये हो गया। आप सब कहाँ से? हम सब बंगाल से, कलकत्ता से। अच्छा कलकत्ता से। अच्छा तो आपके पास अगर टाइम है तो हम आप लोगों को प्लीज ये रिक्वेस्ट करते हैं हर टूरिस्ट को, क्योंकि मोदी जी का प्लान भी है वन इंडिया। कि वन इंडिया का मतलब बंगाल का सोच यहाँ का हो, यहाँ का सोच वहाँ का हो, वहाँ के लोग यहाँ लोग वहाँ रहे। ये मोदी जी का जो प्लान है इस पर मैं बहुत खुश हूँ। मोदी जी के 2 प्लान पे मैं बहुत खुश हूँ। अभी जैसे फौज के लिए 4 साल कर दिया, मैं कई यूट्यूब में मैंने कहा था 5 साल हमारा हर जवान को फौज में जाने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि इसलिए मैं तो खाने के लिए नहीं कह रहा, नहीं सेल्फ डिपेंड हो सकता है सब। कि फौज में 1 साल ट्रेनिंग देता है, उसमें पूरा जो तकलीफ देना है सब कुछ सिखाते हैं। सिखाने के बाद वो ऐसा स्ट्रॉन्ग बना के टूटेगा नहीं स्ट्रॉन्ग बनाता है। बनाने के बाद 1 साल ट्रेनिंग में लगा दिया तो 4 साल इनके साथ काम किया तो वो ऐसा स्ट्रॉन्ग आदमी बन के जाएंगे। उसमें वो एक इतना ईमानदार बन के आएंगे, इतना सच्चा लोग बन के आएंगे, बल्कि थोड़ा बहुत अपना खर्चा पानी का पैसा भी देगा। तो मतलब क्या है, देश में सब वही फौज जैसा होगी, सब फौज जो इजराइल में होता है जी। तो वो मैंने मोदी जी ने ये भी बनाया, इस पे भी मैं बहुत खुश हूँ। और उसके बाद वन इंडिया अभी ज्यादातर कहते हैं कि होम सेक्टर के लिए ज्यादा तरजीह देते हैं कि लोगों से मिलने के लिए, इस पे भी मैं बहुत ही खुश हूँ। तो अभी आप लोगों ने ये कहा कि मतलब आपके पास टाइम है, बहुत टाइम है, प्लीज मैं कहते हैं कि लाखों खर्चा करके आप यहाँ आया हूँ, इतना मतलब खर्चा करके, तो मैं कहते हैं इतना खर्चा करने के बाद आपको कुछ देखे बगैर जाएंगे तो समझ लो आपका टूर अधूरा है। जो 10 दिन लगाना है तो 11 दिन लगा कर जाइए, कोई चीज छोड़ कर मत जाइए। एक दूसरा मैं आप लोगों का, आप सारे जवान है, मेरे से छोटा है, तो हम कहते हैं कि आज मोदी जी को दुनिया में चर्चा है ना, वो भी चर्चा है, चाय वाला था वो भी चर्चा है। चाय वाला तो मुझसे भी गरीब था, मैं तो चाय वाला तो नहीं बना, फॉर एग्जाम्पल मुझसे भी गरीब आदमी आज देश में नहीं दुनिया में जाना जाता है।
हम सब जानते हैं कि आप अपना पार्टी लेवल में तो उसको गलत कहता होगा, लेकिन उसका जातियत काबिलियत पर मैं फख्र करता हूँ। मिसाल ऐसे गरीब से आकर दुनिया में पहचान बना दिया। अब्दुल कलाम आप एक मछुआरा का बेटा था, दीन का रोजगार करने वालों का बेटा था, तो दुनिया में नाम कमाया। तो हम चाहते हैं कि आपका उम्र मिसाल 20 से 25 से 30 साल है, अभी मोदी की उम्र 60 साल हो गया। अगर 30 साल आप जो मोदी करते रहेंगे, मोदी ने जिंदगी में क्या किया, मोदी ने जिंदगी में किस तरीके से मेहनत की, वो करते रहेंगे, आप मोदी से 10 गुना आगे जा सकते हैं। मैं यही कहते हैं कि गरीबों से देखो, कि अमीरों से मत देखो। एकदम आपको 10 मंजिल खड़ा नहीं कर पाएगा, ये मत देखो। लेकिन गरीब आदमी किस तरीके से जिंदगी गुजारता है, किस तरीके से जिंदगी बसर करते हैं, तो उस दूसरा पूरा देश के लिए मेरे जो कहानी अभी मैं सुनाने जा रहा हूँ, पूरा देश के लिए मेरे कहानी एक सबक है। मैं आपको बता दूं वो कैसा है। अभी आपको पार्ट टाइम है तो मैं आपको कहूँगा, मैं ये कहने वाला था कि आप जरूर यहाँ से इतना टूर अपना आया, दूसरा मैंने देखा अपना पर्सनल गाड़ी है, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो ये ड्राइवर आपको जो है ना, उसले ही लेके आया है कि अपने मर्जी से घूमो। वो क्या करते हैं, बिलखुसूस मेरे पास आने के लिए टैक्सी ड्राइवर वालों को ना बहुत मिर्ची लगता है। मैं आपको क्यों लगता है, वजह यह है कि वो यहाँ लेके आते हैं, आने के बाद आप सोचते हैं कि गोपाली से मिलेंगे, सलाम कलाम करेंगे, वापस चले जाएंगे। इनका सोच ये होता है। अब आप मेरे से मिलने के बाद आप फुल टाइम लगाते हैं कि दिन भर भी कोई लोग रहते हैं, इधर सारे गार्डन देखते हैं, अब इसी में पूरा दिन लगाते हैं, तो ड्राइवर बोर हो जाते हैं। उसने 10 बार देख चुका है, तो फिर नेक्स्ट बार जो टूरिस्ट आता है ना, नहीं वो यहाँ नहीं है, नहीं वो यहाँ नहीं है, वो कहीं चला गया है, या इसका दरवाजा, इस तरीके से आपको टरका के वापस भेजते हैं। वो कहानी मुझे कैसे पता चला, एक बार जब मैं यहाँ से तुर्क गया, थोड़ा बाहर जाते हैं तो थोड़ा फिट फट चले जाते हैं। जाने के बाद उन टूरिस्ट को 2 टेम्पू था, तो दोनों टेम्पू वालों ने, उन्होंने शायद मुझे कुछ नजर आया, सोचा यार यही तो गोपाली तो मत है, तो बोला कि मुझे एक वीडियो दिखाया मेरे घर का। बोला भाई ये घर कहाँ पर है, तो मैं कहीं किसी के घर में आदमी मरा था, मैं वहाँ जा रहा था, तो उन्होंने कहा भाई ये घर कहाँ पर है, तो मैंने कहा जी ये घर थंग में है। वह थंग में, मैंने सबसे पूछा, बोला यहाँ जाना है, ये कहाँ है, तो उन्होंने कहा ये पीछे दिखाया है, बोला पीछे दिखाया, ये पक्का थंग में है, कहाँ पर है। मैंने कहा आप जहाँ से जाएंगे एक टीम आता है, एक ऊपर को चला जाता है, एक नीचे को आता है, तो आप नीचे से जाइए, उसी घर में आप पहुंच जाता है। वाह, हम तो इसी घर को देखने के लिए वो इतना दूर से आया है, चलो वापस चलो, ये सब। फिर दोनों गाड़ी वापस मोड़ा, यहाँ आया। अब मैंने नहीं कहा वो मैं हूँ, उन्होंने नहीं पूछा कि आप है क्या, उन्होंने ये नहीं पूछा। अगर मुझे पूछा होता तो जी मैं हूँ, तो बोलता जी आप साथ चलो, तो मैं साथ आना था। लेकिन उन्होंने मेरे बारे में नहीं पूछा, वो घर के बारे में पूछा। फिर यहाँ वापस आके बोला जी गोपाली जी कहाँ है, ये है, वो घर वालों ने बता दिया, तो गोपाली जी से मिला था, ये बात है। तो आप लोग अभी अलग आया है, अभी आया तो टूरिस्ट आए, तो मैं भी ये सोचता अपना गाड़ी लेकर आइए, मन की चीज़ देखिए, मन की चीज़ घूमिए। तो मेरा मानना यही जी, अभी आपको ये कहानी सुनने से पहले मैं आपको कहते हैं आप चुलुंगा गांव ज़रूर जाइए। चुलुंगा गांव यहाँ से तुर्क से 12 किलोमीटर आता है, यहाँ से करीब 15-18 किलोमीटर होगा। इसी रास्ते में जब आप लेफ्ट जाएंगे तो एक गांव दिखाई देंगे, तो वो गांव आपको वहाँ से एक सिपी ब्रिज आता है, उस ब्रिज पार होने के बाद बस पार ही वो गांव है। तो एक्चुअली मैं आपको उस गाँव में क्यों जाइए बोलने का मतलब ये है कि 1971 का जो जंग लड़ा है वो उस चुलुंगा गांव में लड़ा। वो चुलुंगा गांव पाकिस्तान का लास्ट बॉर्डर था, और बोदांग गांव हमारा इंडिया का लास्ट बॉर्डर था, उसका बीच में लोसी था। तो वहाँ पर जब जंग लड़ा तो कर्नल लिंचन साहब, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि वो बहुत जंग का माहिर था, उसने 47, 65 और 71 के 3 जंग लड़ा था, तो वो जंग का बहुत हीरो था। तो उन्होंने दौरान जंग क्या किया है कि जब जंग शुरू हुआ तो उन्होंने इधर से फायरिंग नहीं की है, जंग नहीं किया, 2-4 आदमी से यहाँ फायरिंग करवाते रहा, बाकी उन्होंने 120-200 जवान लेकर पूरा पाकिस्तान की फौज कम है वो उनको पता था, तो पूरा उस पूरे एरिया को कैप्चर कर दिया, जहाँ आर्मी के कैंप होते हैं, बिल्कुल चारों तरफ से ऐसे घेराबंदी कर दिया, कैप्चर कर दिया। तो 26 आदमी एक साथ कैदी बना लिया। जब 26 आदमी को एक साथ कैदी बनाते हैं तो बचा हुआ 20-25 आदमी ने क्या किया, मोरल डाउन हो गया, फायर करने का कहाँ उनको हिम्मत रहा, एक एक करके भाग गया। भागने के बाद क्या हुआ जी, अब इंडियन आर्मी आराम से आगे बढ़ गया, चुलुंगा गांव में पहुंचने लगा।
उससे पहले मैं कहते हैं कि इस देश को और इस हिंदुस्तान के हिंदुओं को मैं बिलखुसूस कहता हूँ, हर वक्त में सलाम करता हूँ। क्यों करते हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू मेजोरिटी में है, हम सब जानते हैं। और मेजोरिटी वाला गलत आदमी होता तो ये देश 10 टुकड़ों में बांटा होता। जरूर। में नहीं, तो मेजोरिटी में ये हिंदू मुस्लिम ये सोच नहीं है। जब मेजोरिटी में ये सोच नहीं है तो छोटे मोटे लोग सब घुल मिल के होते हैं। मिसाल की बात पर अगर हम मुसलमान हैं, प्योर मुसलमान हैं, आप लोग में से कोई आदमी इस गांव में रहना चाहेंगे, बसना चाहेंगे, तो जब हम आपको प्यार देगा तब आप बोलेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम आपको सताएंगे, तंग करेंगे, बोलेंगे नहीं यार यहाँ कोई निकल जाएंगे। वैसा ही है हिंदुस्तान में, ऐसा ही हो, सिख हो या मुस्लिम हो या कोई भी तबका रहते हैं, प्यार से रहते हैं। वो क्रेडिट इसलिए मैं कहते हैं हिंदुस्तान के हिंदुओं को सलाम कहते हैं। 125 करोड़ के लोग एक घर की तरह बैठा हुआ है। वो क्यों है? बड़ों को सोच। और हमारा डॉक्टर अम्बेडकर को मैं सलूट मारता हूँ कि जिन्होंने जो संविधान बनाया है उसके तहत हमारा देश में खुश है। तो खुश क्यों है कि आपका सोच भी सही है, आपका सोच भी सही, तभी देश खुश है। सोच आपका भी गलत हो जाएंगे, मेरे भी गलत हो जाएंगे तो सब बिगड़ जाएंगे। तो इस तरीके से भाई साहब पाकिस्तान की सोच, अब मेरे को देखो, मैंने कहा मेरे मम्मी पापा और 7 भाई, मामू, ताया, चाचा सब पाकिस्तान के नमक खा रहा है। फिर भी जब गलत को हम गलत कहते हैं, लेकिन मैं किसी को बुरा कभी नहीं कहते। तो पाकिस्तानी फौज ने जब 1971 का जंग लड़ा तो क्या किया, उन्होंने बोला कि अब हिंदू आ रहा है, हम तो भाग रहे हैं। फौज वहाँ से भागना शुरू हो गया हुआ तो गाँव वालों को भड़काया, बोला हिंदू आएगा, सिख आएगा, तुम्हें खाएंगे, मारेंगे, काटेंगे। तो बेचारे लोग डर के मारे सब गाँव छोड़ के भाग गया। कितना 74 घर, मतलब 500-600 लोग दिसंबर के महीने में अपना घर छोड़कर गाय, बकरी, माल मवेशी लेकर भाग गया। किसका बुरा सलूक था? पाकिस्तानी फौज का। अगर पाकिस्तानी फौज में इंसानियत होता तो ये कहता भाई तुम आराम से बैठो, क्योंकि हिंदू भी हो चाहे सिख हो, सारे इंसान हैं, जिसका जहाँ मर्जी है बैठो आप लोग, हम हमें जाना पड़ेगा, इनको समझा देता। तो सोच गलत की वजह से बेचारा 500-600 हजारों लोगों को, आधा को मारना पड़ा, आधे बच्चों को मार गया, पता नहीं क्या हाल हुआ है। दिसंबर के महीने में जब घर से बिछड़ जाते हैं तो उस गरीब जमाने में तो ये हाल हुआ। तो आगे मैंने आपको, अब उसके बाद क्या हुआ जी, जुनून खाली नजर आया इंडियन आर्मी को, आगे तुर्तु की तरफ बढ़ने लगा। तो तुर्तु में वो लोग बैठा हुआ था 1971 से पहले, मसूरी, शिमला, देहरादून, मतलब हर जगह में यहाँ से लोग पुराने ज़माने में महीना चल के वहाँ रोज़गार के लिए चले जाते हैं। शहरों में जाने के बाद वहाँ से रोज़गार कहाँ से मिलता है? जैसे आपके घर में नौकर में बैठा, आप एक अमीर आदमी है तो आपके घर में 10 साल, 15 साल, 20 साल आपके घर में बैठे रहा तो वो पैसा कमाते रहा। जब अपना जवानी ख़त्म हो जाते हैं या तो कुछ साल बाद पैसा बनने के बाद वो आके अपना गाँव में वापस बसते हैं। तो ऐसे लोग बहुत थे तुर्तु के अंदर। और बल्कि तुर्तु में एक आदमी था मुंबई में, उस वक्त 47 से पहले फिल्म में काम करते थे, हिंदू के साथ, जिंदगी हिंदू के साथ रहा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का हिंदू बहुत ईमानदार होता है, बहुत सच होता है, हमें भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई गाँव नहीं छोड़ेंगे। किसी एक ने भी गाँव नहीं छोड़ा, बल्कि इंडियन आर्मी आने के लिए उन बुजुर्गों ने क्या किया जी कि शहनाई लेकर, डांस लेकर, खुबानी लेकर स्वागत के लिए 2-2.5 किलोमीटर आगे निकल गया। क्योंकि इंडियन आर्मी को गाँव में आने में डर हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है पाकिस्तानी फौज छुपा हो सकता है गाँव वाला हो, तो हम क्या कहेंगे पाकिस्तान चला गया है, आप लोगों को आमद के लिए हम इनको बुलाने के लिए गया। तो क्या है, फौज को कितना खुशी मिला होगा, है ना सर? आप गाँव के अंदर जाना है, क्या से जाएंगे, क्या लोग, डर खत्म हो गया, स्वागत करके अपना गाँव में बुलाया। बुलाने के बाद सर कहते हैं वहाँ पर आप तुर्तु वालों ने जश्न मनाकर डांस करते, खेलते कूदते रहा। तो 2 दिन तुर्तु में रुका। रुकने के बाद तीसरा दिन अब आगे बढ़ने लगा इस साइड में। बढ़ने के बाद तो क्या हालात हुआ है कि ये गांव छोटा गांव था, इसमें कोई अच्छा समझदार लोग नहीं था, तो यहाँ के लोग भी भागना शुरू हो गया। तो उसमें एक आदमी समझदार था जो कि मेरे दादा, ये फोटो है सर, वो फोटो वाला है जी। तो मेरा दादा यहाँ था। तो वो मेरे दादा कहाँ काम करते थे? मसूरी में काम करते थे 1947 से पहले, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होता था। उस वक्त वो मसूरी में मजदूरी करता था। करने के बाद उसको पता था हिंदू क्या होता है। उसने कहा देखो कोई भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं जाएंगे, आराम से बैठो, लेकिन कोई नहीं माना। तो मेरे दादा ने, मैं और मेरे छोटा भाई, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, ये मेरा छोटा भाई है,
तो मैं और मेरा छोटा भाई को मेरे दादा ने पकड़ कर रखा, बोला कि हम मेरे दोनों भतीजे को जाने नहीं दूंगा, हम बिल्कुल यहाँ से हटेंगे नहीं, हम हिंदुस्तान के हिंदुओं को स्वागत करते हैं। मेरे दादा यहाँ से जाने पे नहीं माना, लेकिन बल्कि वो खुद चल फिर भी नहीं सकता था। तो जब दादा नहीं माना, दादा ने दोनों भतीजों को पकड़ के रखा, तो मेरा दादी और मम्मी दोनों फिर भी चला गया, गाँव वालों के साथ भाग गया। और मेरा पापा और मेरा दादा यहाँ रहने लगा। उतने में पहुंच गया जी इंडियन आर्मी इस गांव में। जब इंडियन आर्मी यहाँ पहुंचा तो क्या इंडियन आर्मी को नज़ारा देखने को मिला कि गांव में एक एक लोग बैठे हैं, मर्द बैठे हैं गाय बकरी देखने के लिए, बाकी औरत बच्चे कोई नहीं है, सब पाकिस्तान चला गया, भाग गया। तो यहाँ के लोगों ने काफ़ी प्रेस किया कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्योंकि पाकिस्तान बहुत दूर चला गया। लेकिन सीज़फायर हो गया उतने में, वो बहुत बड़ा ये हो गया कि तो तुम एक दो दिन नहीं रुकता तो बहुत आगे तक जा सकता था। लेकिन वहाँ एक दो दिन रुका तो जिसकी वजह से यहाँ हो गया जी एलओसी। आप बताओ कि वो ऐसा एलओसी हो गया कि बेबी उधर फंस गया, मियाँ इधर फंस गया, बेबी बन गया पाकिस्तानी, मियाँ बन गया हिंदुस्तानी। आप बताओ कितना दर्द की बात हुआ है कि इस गांव के लिए। तो वो दर्द मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जो हिंदुस्तान के हिंदुओं को सलाम किया तो उसमें से एक तो मैंने क्या कहा है कि 1947 से पहले हिंदू अगर बुरा होता तो वही पुराने लोग कहता जाओ जाओ ये हिंदू बहुत हरामी होता है, हिंदू ये होता है, हम सब निकाल जाओ, सबको भगा कर ले जाता था। उस वक्त के हिंदुओं ने जो अच्छा सोच रखते थे वो सोच 1971 में काम में आया। उसके बाद अब जब आगे बढ़ा तो अब यहाँ पर मैं आपको मिसाल बताते हैं कि यहाँ पर जब हिंदुस्तानी फौज ने देखा, कहते हैं कर्नल उदय सिंह और मेजर लीचेन साहब की क़यादत में जो यहाँ पहुँचने के बाद क्या नज़र देखने को मिला, ना औरत है ना बच्चा है, खाली घर में एक एक लोग बैठा हुआ है। कितना दुख की बात है। तो ये जो दुख दर्द जो दुख वाली कहानी हाई कमान को लिखा जी, इस गांव की ये बुरी हालत है कि बेबी उधर पाकिस्तानी बन के वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ से इधर देख रहा है और मैं यहाँ से वहाँ देख रहा है, एक दूसरे को देख रहा है लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये कहानी जब हाई कमान को लिखा, हाई कमान ने पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग किया, करने के बाद कहते हैं 2-2.5 महीने के बाद एक एग्रीमेंट हो गया पाकिस्तान हिंदुस्तान का, चलो ठीक है फिर हम एक दूसरे बिछड़े हुए दोनों को अदली बदली करके अपना अपना घर छोड़ देते हैं। छोड़ने का ये एग्रीमेंट होने के बाद वहाँ से आर्मी से जो हाई कमान से चिट्ठी आया, कोई चिट्ठी जो एग्रीमेंट वाला चिट्ठी लेकर ये इस गांव में आया। आने के बाद मेरे पापा पढ़ा लिखा था थोड़ा सा, तो मेरे पापा को कहा भाई तुम ये चिट्ठी लेके और ये फ्लैग लेके चला जाओ, वहाँ से जो बिछड़े हुए सबको वापस लेके आओ। तो मेरे पापा जाना नहीं चाहा, क्योंकि दोनों बच्चा है, बूढ़ा है, इनको कौन देखभाल करेंगे। तो इंडियन आर्मी ने कहा कि भाई आप भी अब जाओ, सुबह जाएंगे, ये लोग इधर बैठा हुआ, इनको वापस लाएंगे। तो ये सोच लेकर यहाँ से मेरे पापा को भेजा पाकिस्तान। भेजने के बाद जब पाकिस्तान, अब देखो फिर कहाँ से हिंदुस्तानी हिंदुओं ने, उन मुसलमान था ना, हम सब तो मुसलमान था, फिर भी हिंदुओं ने क्या बढ़िया सोच लगा के पाकिस्तान से बातचीत करके लाने के लिए भेजा। भेजने के बाद जो पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान था, बिछड़े हुए लोग भी मुसलमान था। तो जब लाने के लिए भेजा तो मेरे पापा यहाँ से वहाँ गया तो पूछा इंडिया क्या था, कैसा था। तो पापा ने जम के तारीफ किया, मगर वो तारीफ नहीं किया था, जो हकीकत बयान किया था। उनमें इतना खौफ था लोगों में, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन उसके बदले में इंडियन आर्मी ने बड़ा पार्टी दिया, लोगों को बुलाया, खुश रखा, कहते हैं थोड़ा चीनी गिफ्ट में दे दिया, मतलब खुश रखा। तो वो सारे कहानी उधर बयान किए, हिंदुस्तान बहुत अच्छा था, ये था वो था। तो अपना दुश्मन का तारीफ किसी को अच्छा नहीं लगता। सीधा मेरे फादर को जेल में डाल दिया 6 साल के लिए, वापस नहीं आया। तो अब इधर क्या हाल हुआ होगा उन 2 बच्चों का और उस बूढ़ा का, जो कि शाम को अपने बच्चे के साथ, अपने बेटी के साथ, अपने फैमिली के साथ जो मस्त कर रहा था, घूम रहा था उस बुढ़ापे की उम्र। तो अचानक सब चला गया। चलो अचानक सब चला गया, तब भी जैसे आप जैसे कोई नेक लोग बूढ़े को अपना बिस्तरे में थोड़ा खाना तो दे देता। लेकिन 2 बच्चों की जिम्मेवारी मुझे सबसे बड़ा ये लगते हैं कि 5 साल और 2 साल के बच्चे ने कितना तंग किया होगा उस बूढ़े को कि मम्मी के पास ले जाओ, दादी के पास ले जाओ। तो वो मंजर अगर आज हम देखेगा तो हम और आप का क्या हाल होगी। लेकिन उस हालात में हमारा ज़िंदगी जो नाजुक रहा, तो उस नाजुक हालात में अब मेरे पापा के, मेरे दादा के लिए और हम 2 भाइयों के लिए मम्मी पापा बन के इंडियन आर्मी आया, और मेरे दादा के लिए बेटा बेटी बन के इंडियन आर्मी आया। तो इंडियन आर्मी मुझे भी थोड़ा बहुत याद है,
हर वक्त मेरे पापा का चारों दादा का चारों तरफ रहता था, हौसला देता था, पापा जी बाबा जी कोई बात नहीं, अभी 20 दिन के बाद बातचीत होके आने वाला है, कोई कहते थे 10 दिन के बाद आने वाला है, अभी भरोसा दे रहा था। चल। इस तरीके से मेरे दादा का जो लाइफ गुजरा। तो मैं सोचते हैं कभी मुझे मुसीबत आते हैं तो मैं कहते हैं यार मेरे दादा ने उस दीन को कैसे बर्दाश्त किया। 2 बच्चे कितना तंग कर रहा था उनको, कितना चारों तरफ रो रहा था कि मम्मी के पास ले जाओ, पापा के पास ले जाओ, कितना तंग किया होगा ये हम और आप समझ सकते हैं ना, कितना तंग किया होगा। चलो हमें तो 1 घंटा जब आपको बेटा आपको मम्मी मम्मी बोलेगा तो कितना तंग होता है? तो कितना साल वो तंग किया है, लेकिन उन्हीं साल में दादा से लेकर गोद में उठाकर जैसे कि पाल पूछ के यहाँ तक पहुँचाया है। आज मैं जो कुछ हूँ, जैसे मैं पाकिस्तान गया 2014-15 मम्मी पापा से मिलने के लिए, तो अब जाके वो सारे वीडियो यूट्यूब में मैंने डाल रखा है। पाकिस्तान के लोगों ने मुझे कितना तारीफ किया, मुझे बड़ा बड़ा महफिल में मुझे बुलाया। कि वो क्यों बुलाया? मैं सच बोलते थे कि आप लोगों ने ये सलूक किया उस वक्त फौज ने, इंडियन आर्मी ने। आज मैं जो कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो कुछ हूँ इंडियन आर्मी, क्योंकि इंडियन आर्मी के तरबियत से उन पोस्टों पे, उन टेंटों पे हमें बैठाकर, हमें खिलाकर, आज मैं एक दिन भी स्कूल नहीं गया हूँ। मैं आपको बता दूँ 85 में स्कूल खोला, 85 तक तो मैं काफ़ी 15-16 साल की हुई थी, मैं स्कूल जा नहीं सकते। दूसरे मेरे घर के हालात भी, मैं कहाँ स्कूल जाते, लेकिन इंडियन आर्मी ने अपने गोद में बैठाकर मुझे पढ़ाया लिखाया। आज मैं किसी भी पढ़ा लिखा से कम नहीं हूँ, चाहे आप हिंदी में डाल दो, चाहे आप इंग्लिश में, चाहे आप उर्दू अरबी, तो इंडियन आर्मी के जैसा आप कमांडर है। तो आप कुछ माहौल में है कि आपको एक एजुकेशन के माहौल में आप बड़ा हुआ है, तो आपको बगैर एजुकेशन का जो बच्चा देखेगा तो आप का मन नहीं मानेगा, आप उनके बच्चे को पढ़ाओ। जैसे सूबेदार साहब था या मेजर साहब था, हर कोई कहता था अपने पोस्ट वालों को, भाई इन बच्चों को पढ़ाना, दोनों बच्चों को सिर्फ खिलाना नहीं, इनको पढ़ाना भी है। तो फौज मुझे पढ़ा लिखा के आज मुझे पढ़ा लिखा भी बनाया। आज आप जितना टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, अभी आप खुद देख रहे हैं, गवर्नर साहब आया, ये उमर अब्दुल्ला साहब आया, और हमारा सांसद मतलब लेकर जो एडवाइजर साहब, पवन कुतवाल साहब, और कितना कमिश्नर, कितना बड़े लोग आता है, सिर्फ गोवाली के पास आता है। जैसे कोई नूबरा क्रॉस होके आते हैं तो हर कोई कहते हैं भाई गोवाली से मिलना है। ये सारे फोटो आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे कि चाहे बुद्धिस्ट का हो, चाहे हिंदू का गुरु हो, चाहे सिख का गुरु हो, हर कोई गोवाली का नाम लेते हैं, गोवाली देख के खुश होते हैं। तो ये बनाया किसने? सिर्फ मुझे बनाया है इंडियन आर्मी ने। तो ये है भाई साहब, ये जो मेरा कहानी है। बाकी जो अब इंडियन आर्मी ने मुझे क्या तरबियत दिया, या इंडियन आर्मी ने तरबियत दिया हो, या मुझे अपना गरीबी ने सबक सिखाया हो, तो क्योंकि मुझे झूठ बोलने का हिम्मत ही नहीं होता था उस वक्त, और किसी को थोड़ा सा शरारत करने का मेरे बचपन में हिम्मत ही नहीं था। तो उस हिम्मत की मैं एक बात बता देते हैं। जब मेरे उम्र 12-13 साल की थे, तो कहीं जिसका मम्मी पापा नहीं, जिसका कुछ नहीं है, तो उसका साथ ज्यादती होगा ही होगा। तो कोई इधर से पिटाई करता, उधर से थप्पड़ मारता, कोई इधर से ज्यादती करता। ये चीज़ें इंडियन आर्मी देखते रहता, यार ये बच्चे को गाँव में ये कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तो फौज के साथ कब से कब तक रहेंगे, मैं तो गाँव में भी साथ रहना होता है। रहने के बाद ये आज क्या कहेंगे, आज मुझे एक हिसाब से मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं अपना आप को मैं मुसलमान मानते भी नहीं। मैं आपको बता दूँ, मैं मुसलमान की मैं एक कविता बनाया। मैं कहते हैं मंजर भी मुसलमान, पसे मंजर भी मुसलमान, तो गर्दन भी मुसलमान है तो खंजर भी मुसलमान। कल बेहतर व बेहतर से भी बेहतर था मुसलमान, अब बदतर व बदतर से भी बदतर है मुसलमान। कल आज था, उम्मीद था, खतरा न था कोई, अब सारे दुनिया के लिए डर है मुसलमान। हो रहा है ना, ये आप देख रहे हैं। लेकिन मुसलमान के मोहम्मद का सोच ऐसा नहीं था, रामचंद्र जी का सोच ऐसा नहीं था, गुरु नानक जी का सोच ऐसा नहीं था। ये तो इंसानियत की लायक था, है। लेकिन आज उनका नाम लेकर दुनिया में उलट पुलट, मैं इसका खिलाफ हूँ, मैं खिलाफ रहता हूँ, मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, अमली तौर पर मैं खिलाफ रखते हैं। तो मेरा सोच है कि जैसे कि मैं हर किसी को कहते हैं ये 5 अंगुली है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, ये जो भी है, अपना अपना तरीके का इबादत करते हैं। जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, हिंदू कुछ करते हैं, बुद्धिस्ट कुछ करते हैं, अपना तरीके अलग से पूजा करते हैं, करता है सब ऊपर वाले का नाम देते हैं। लेकिन मैं कहते हैं कि एक बड़ा पूजा है जो सब एग्री है, हर मजहब उस पूजा को मानता है, तो वो पूजा क्यों नहीं करता है?
उस जो सब नहीं मानते हैं वो पूजा के लिए सब अपना मंदिर में मस्जिद में चला जाते हैं। जो एक पूजा है कि सबको एक ही साथ पूजा करते हैं, गरीबों का मदद करो, किसी को धोखा मत दे दो, किसी का दिल मत दुखी दे दो, है ना। तो उसके लिए दुनिया एग्री है, तो वही इबादत करो ना सब, है ना। वही नहीं करता कोई। वो इबादत कोई नहीं करता है ना। बाकी फालतू की इबादत जो कि जिसमें इख्तिलाफ है ना, दुनिया एग्री नहीं है, उस इबादत के लिए आप कोई हिंदू कोई मुसलमान कुछ बोलेगा तो बस सब जाके जान देने के लिए तैयार है। कोई मुसलमान कभी किसी मस्जिद के ऊपर एक चोटी भी फेंका तो बस सब उधर करने के लिए तैयार है। लेकिन मस्जिद बनाया किस लिए, मैं ये भी मानते हैं मस्जिद बनाया किस लिए, मस्जिद ऊपर वाले का नाम लेने के लिए। एक गुरुद्वारा बनाया किस लिए, वहां जाके भी ऊपर वाले का नाम लेते हैं। मंदिर बनाता है वहां जाके भी ऊपर वाले का नाम लेते हैं। तो वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा हिंदू को थोड़ा हुआ है, वो सबका है ना, इबादत करने वाला सबका है। लेकिन सिर्फ मैं सिख धर्म को मैं मानता हूँ कि सिख धर्म सिर्फ उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं। किसी भी लोग मजहब के लोग आओ, कोई पाबंदी नहीं, कोई कुछ नहीं, हर किसी को खिदमत करते हैं। तो अगर मजहब है तो मैं कहता हूँ सिख मजहब सही मजहब है, क्योंकि वो कभी किसी को जात पात के बारे में नहीं सोचते हैं। हर किसी, जैसे आप गोल्डन टेम्पल पर गया होगा, आप दिल्ली में गया होगा, आप कहीं भी गया होगा, हर जगह में कोई नहीं पूछते तू हिंदू है तू मुस्लिम है। हर गरीब को खिलाता है, हर गरीब को दिला देता है। देने के बाद आप खुद देखो, आज दुनिया में कभी आपने देखा सिख का कोई भिखारी? आज दुनिया में देखा कोई सिख कहीं मजदूर? नहीं। तो 2 करोड़ 20 लाख तो सिख भी है मिसाल की बात पर हैं। तो क्यों नहीं देखते हैं कि ये इनको जो देता है वो अपना खुदा को देता है, खुदा फिर इनको खूब देते हैं, एक देता है तो 10 देते हैं। तो मैं मानता हूँ, मैं ये सोच रखते हैं भाई साहब। दूसरा मैं कहते हैं कि जैसे आपने कोई बिल्डिंग बनाया, आपने मकान बनाया बड़ा खर्चा करके, कल आपका बच्चा को पसंद नहीं आएगा, आपका लड़के को पसंद नहीं आएगा, भाई ये डिज़ाइन ठीक नहीं रहा, मैं अपना डिज़ाइन से बनाएंगे, उसको लाखों फिर खर्चा करना पड़ेगा, तब उसका मकान लाखों पहले तोड़ने का खर्चा करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये फल फ्रूट पे ज़्यादा तरजीह देते हैं, फ्रूट्स पे। तो मेरे यहाँ पर, और दूसरा मैं ये भी कहते हैं, जैसे आपका मोबाइल है तो किसी इंसान ने बनाया, आप इस मोबाइल का एक शीशा टूट गया तो जोड़ भी नहीं सकता, हम और आप नहीं जोड़ सकते, लेकिन बनाया हम और आप जैसों ने, है ना। यही मैं सोच रखते हैं। तो मैं घर का अंदर अलग चीज़ें वैरायटी बनाने की कोशिश करते हैं जो आज तक ना बना हो। तो उसमें से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये जो छत से आप ले सकते हैं, ऐसा छत आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और यहाँ पानी जो सीढ़ी से चल रहा है, हाँ। तो ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा। उधर जो रेस्टोरेंट बना रखा है उसका अंदर जो पानी ऐसे घूमने का फिरने का अजीब अजीब सिस्टम बना रखे हैं। तो ये आपने शायद जहाँ पर देखे, जैसे ये जो मैंने छात्री बनाया है उसके ऊपर फूल रहेंगे, नीचे आप लोग रहेंगे। तो ऐसा जो अनोखा चीज़ें आपको यहाँ पर हर कोई देखने को मिलेंगी। और फ्रूट्स का हमारा पुराने ज़माने में फ्रूट्स का कम से कम 5-6 वैरायटी होता था, जो एप्पल, वॉलनट, ग्रेप्स वगैरह, नाशपाती 3-4 होता था। आज मेरे पास अंजीर से लेकर जापानी फल, जो परसिमन से लेकर बड़े बड़े फ्रूट में से केवी से लेकर, और एक तिमला कहते हैं, सालू कहते हैं, उसके बाद एक क्या नाम, मेरे तो नाम नहीं आते हैं। तो मैं हिमाचल, कुमाऊं एरिया, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ हिल एरिया है, पहाड़ी इलाकों में जाकर वहाँ से जो अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिले, चाहे जड़ी बूटी मिले, चाहे आपको फूल मिले, मैं वहाँ से लेकर आता हूँ, अपना गार्डन में लगाता हूँ। तो आज देखो राजनाथ सिंह साहब को थ्रू जो मुझे ये अवार्ड मिला है, तो इस अवार्ड का मतलब ये था कि मैंने हार्टिकल्चर में, अभी आप लोग भी देखेंगे तो आपको पूरा दिन लग जाएंगे, तो हार्टिकल्चर में और फ्लोरिकल्चर में और आपका ये हर्बल में। तो जब यहाँ पर चौरासिया साहब आया था, डायरेक्टर बिहार, तो उन्होंने कहा था देखो गोपाली, हम 1990 से यहाँ काम कर रहा हूँ लद्दाख में, लेकिन जो आपने यहाँ पर उगा रखा है, इन चीज़ों के बारे में तो हमने कभी सोचा नहीं था। हमने सोचा नहीं था कि लद्दाख में ये लगा दें, लेकिन आपने लद्दाख में ये लगा के कामयाब करके दिखाया है। इस तरीके से एक डिफेंस मिनिस्टर साहब का हाथ और मेरा हाथ मिलना कोई मजाक तो नहीं है ना, हम जैसे। तो यही है भाई साहब मेरे जो हालत ज़िंदगी है। तो आज मैं कहते हैं कि जो कुछ हूँ, मैं जो कुछ हूँ सिर्फ इंडियन आर्मी, मेरा अपना कुछ नहीं है, क्योंकि मैं चोर बन सकता था, मैं डाकू भी बन सकता था। अगर मैं चोर डाकू नहीं बना तो कम से कम वही आम लोगों की तरह एक इंसान बन सकता था, मेरे कोई गिनती नहीं होता था। आज पूरा लद्दाख में किसी भी ऑफिस में चला जाए, किसी बड़े लोगों से मिलना चाहे, चाहे गवर्नर साहब से मिलना चाहे, तो अच्छा गोपाली आ रहा है, आ जाओ, तो कुर्सी से उठ जाते हैं। तो मेरे लिए वो बनाया किसने? इंडियन आर्मी ने। तो आज मैं पूरा देशवासियों को यही कहते हैं कि हमें इंडियन आर्मी को समझने की ज़रूरत है, बिलखुसूस इंडियन आर्मी। इनका दिल में
न पाप होता है। जिस दिन जिनको एक कसम दिया है पासिंग परेड पे, उस कसम पे इम्प्लीमेंट करके 15, 16, 18 साल जो अपना सर्विस करके फिर ईमान का हलाल का पैसा लेके अपने घर जाते हैं। जाने के बाद भी देखो, आज हमारा लद्दाख का गवर्नर साहब ही आर्मी रिटायर अफसर है, तो या बड़े कमीशन अफसर को कोई गवर्नर, कोई आर्मी में, कोई सिविल में अच्छा काम मिलता है, या कोई एक सिपाही या हवलदार सूबेदार जब रिटायर हो जाते हैं तो फिर उसको अपना छोटा छोटा गांव का मुखिया मिल जाते हैं, या कोई ना कोई उसको हमारे गांव भी काम देते हैं। वजह यह है, नहीं तो बड़े बड़े आईएएस भी रिटायर हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग रिटायर हो जाते, उनको रिटायर होने के बाद गालियाँ मिलता है ना। तो यही मेरा मानना है कि मैं जो कुछ हूँ इंडियन आर्मी के बदौलत। बाकी तो आप मुझे बोलने के लिए कहेंगे तो मैं बोलते ही रहते हैं, तो आपको जो पूछना है। हाँ, मेरे पास 2 क्वेश्चन है। जब आपके पापा वो एग्रीमेंट लेके गए थे तो कोई फौज उसके साथ नहीं गया था? नहीं नहीं, फौज तो नहीं जा सकते है ना। नहीं, मतलब बॉर्डर तक तो जा सकते थे। नहीं, तो मैं वापस आने हाँ, के बात लिए- सही है। इतना मैंने मुझे सुना है, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं एक लफ्ज भी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि झूठ है ना। आज मैंने एक बोला, आपको अच्छा लगा, कल फिर मैं 2 बोलूंगा, परसों 3 बोलूंगा, नरसों फिर सब झूठ हो जाएंगे। इसलिए मैं एक लफ्ज भी झूठ नहीं बोलते हैं। जो मैंने सुना है सच बोलते हैं। जैसे अब मैं आपको मैंने कहानियां सुनाया है, वो कहानी भी आप यूट्यूब में जाकर गोबा अली सर्च कर सकते हैं। जब गोबा अली सर्च करेंगे तो वही बुजुर्ग जो कि 1971 में जंग में था, उनसे मैंने इंटरव्यू करके रखा है। उन कई बुजुर्ग से मैंने कहा कि जंग कैसे हुआ, फिर इंडिया कैसे आगे आया, फिर पाकिस्तान कैसे भाग गया, ये मैं उन बुढ़ा बुजुर्गों से पूछ कर यूट्यूब में डाला हुआ है। उन्हीं का ज़बानी भी आप सुन सकते हैं। तो वो बुढ़ा हिंदी मतलब बोलना कम आता है, मैंने वैसे कुछ तो मैंने हिंदी में पूछा है, कुछ ज़्यादातर हमारा लैंग्वेज में। आप जाते हैं कभी? जी नहीं, मैं आपको बता दूंगा। मैंने भी आपका सवाल का जवाब तो क्या हुआ 1971 में, कहते हैं कि जब यहाँ से मेरे पापा को यहाँ से भेज रहा था, तो उस वक्त कहते हैं कि एक हाथ में एक लकड़ी चीर कर इस तरीके से कागज़ को डाल दिया, एक हाथ में फ्लैग दे दिया, बोला ऐसे जाना। इस तरीके से मेरे पापा यहाँ से पाकिस्तान की तरफ निकल गया। और यहाँ पर कहते हैं कि सारे 20, 25, 30, 40 जो जवान था, हर जवान का हाथ में तिरंगा रखा, बोलते हैं हर जवान का हाथ में वाइट वाला सफ़ेद तिरंगा रखा, ऐसे तिरंगा हिलाते रहा, बोला ये आदमी अमन के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ से तिरंगा हिला के रखा, फादर को यहाँ से रवाना किया, यही सुनने में आया। फिर जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहुँचने के बाद, पहुँचते ही, ये तो खैर कानून है, जब वहाँ पाकिस्तानी फौज से मिलते ही इनका आंखों में पट्टी बांध लिया। बांधने के बाद इनको जहाँ ले जाना ले गया। फिर उनसे पूछने के बाद फिर फादर ने ये कहा, कहने के बाद बोला ये तो जासूस भेजा है, मतलब इनको रवैये से पता चला कि ये हिंदुस्तानी है, तो उनको वापस नहीं भेजा। जेल 6 साल जेल रखा गया। फिर पाकिस्तान में रह गए। उसके बाद पाकिस्तान में ही है अभी भी है। अभी मैम जी देखो, इससे पहले जो आप लोग आता था, हर टूरिस्ट को मैं कहता था जी इसी गांव में मेरे पापा है, इसी गांव में मेरे मम्मी है। तो हम यहाँ पर मुलाकात भी, मतलब आधी मुलाकात हो जाता था। कैसे कि वो मम्मी पापा आगे से बॉर्डर, अभी आप आगे गया नहीं गया? ऊपर गया था, जाके है ना, वहाँ सामने देखते हैं ना। हाँ, तो वहीं पर आप देखिए, जो आप सामने जो ग्रीनरी देखते हैं, उससे आगे जो आपको ड्राई डिजर्ट एरिया देखते जो हैं, रिवर जा रहा है, रिवर जा रहे हैं, तो वही डिजर्ट एरिया इस गांव वालों का एक गांव था, मतलब पार्ट टाइम उधर रहता था। तो उस गांव में पाकिस्तानी फौज ने उन बेचारों को बैठने नहीं दिया, पीछे भगा दिया। अब हमारा सोच की मैं बात कर रहे हैं, मैंने आपको कितना कहा कि मैंने हिंदुस्तानी फौज का नहीं कहा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ सर, तो जैसे मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर लास्ट 0 पॉइंट पर हम कितना खुश है, आप देख रहे हैं ना, मैं बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप देख रहे हैं। तो वहाँ पर उन बेचारों को घर गाँव से बिछड़ कर पीछे हटा दिया, वहाँ पर अपना घर से भगा दिया। वो घर बिल्कुल आज बंजर बन के डिजर्ट एरिया बन के बैठे हुए, आप खुद देख रहे हैं। तो फिर उसी किनारे में मेरे मम्मी पापा आता था। आने के बाद वो उससे पहले मुझे पता नहीं था। जब मैं 2014 में पाकिस्तान गया, मैं 10 महीना बैठ के आया, तो मेरे मम्मी और पापा ने मुझे हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि हर फ्राइडे के बाद आप इधर आना, हम भी इधर आएंगे। अगर इस फ्राइडे को हो सकता है हम नहीं आया, तो फिर दूसरा फ्राइडे को आना। अगर दूसरा फ्राइडे को आया तो फिर एक फ्राइडे छोड़कर फिर एक फ्राइडे को जरूर आना। तो ये एक हमारा बातचीत हो चुका था, क्योंकि फ्राइडे को चूंकि छुट्टी होता है ना, जुमा का दिन छुट्टी होता है, तो पापा कहीं काम के लिए नहीं जाते हैं, घर में रहते हैं। तो फिर हम जुमा का फौरन बाद
आगे आएंगे। तो फिर इसी तरीके से हम जब पाकिस्तान से आया, कई बार हम यहाँ पर वो मम्मी पापा फेस टू फेस देखे। फेस टू फेस देखता था, वो भी दूरबीन लेके आता था, हम भी दूरबीन लेके जाता। जब आप दूरबीन से एक दूसरे को देखते हैं तो बिल्कुल शक्ल पहचानते थे, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है। तो इस तरीके से जी 2 साल ऐसे ही रहा। उसके बाद 2021 में मेरे मम्मी इंतकाल हो गया। जब मेरा मम्मी इंतकाल हुआ तो फिर पापा नहीं आया, क्योंकि अब शायद पापा अपना बेबी से बिछड़ गया। उसके बाद अब क्या हाल होगी उनकी, तो तब उनको नहीं आ पाया। अब इस साल करीब अभी 2 महीना होने जा रहे हैं, पापा भी गुजर गया। तो अब आपको कैसे पता चला? फोन आते हैं वहाँ से, जैसे ले में फोन आया, ले से फिर इधर बता दिया। इस तरीके से अब मेरा वो जो बोलता था कि मेरे पापा वहाँ है, मेरे मम्मी वहाँ पर, वो अब नहीं है। अच्छा, आपका भाई जो थे वो? नहीं, भाई अभी जेल के पुलिस में है। ओ जी, यहाँ पर वो पुलिस में है जी। अच्छा जी, तो बाकी जो 7 भाई पाकिस्तान में है, वो अपना अपना कारोबार में लगा हुआ है। तो उनसे वार्तालाप होता है? जी, जो अब भाई अभी मतलब पाकिस्तान में है, उनके साथ अभी बात? नहीं, एक्चुअल भाई साहब ये है, जैसे मैं एक भाई कराची में रहता है, तो उनसे मेरा बातचीत होता है, जहाँ नेट हो तो वहाँ पर व्हाट्सएप पे बात हो जाते हैं। तो बाकी ये लोग यहाँ लास्ट बॉर्डर में बैठा है, तो इनसे कोई बात नहीं होता है। लेकिन अभी मुझे सुनने में आया, कल कोई यूट्यूब में पता नहीं कहीं सुनने में आया कि अभी इस गांव में भी टावर लगा रहे हैं। अगर इस गांव में टावर लग गया तो हो सकता है बातचीत भी हो, कि अभी तक ऐसा बातचीत नहीं होते। बस लास्ट मेरा जो पापा का एक वीडियो जो हमने देखा है कि मेरे के वो जो भाई का लड़की पूछ रहे थे दादा को कि आप अपना दोनों बेटों को क्या पैगाम देगा, तो वो कह रहा था ये क्या कहेंगे मेरे बेटे को। मैंने कहा था, वो बड़ा बेटा यहाँ आया था, आने के बाद उसके बाद हमारे साथ वादा किया था कि हमें ले लेंगे, अपना गांव लेकर जाएंगे। तो बहुत सारे मेरे बेटे ने वादा किया, लेकिन मुझे ले नहीं जा सका, नहीं ले गया। तो बस अब मैं चाहता हूँ कि शायद मेरा बेटा दोनों मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं कब हमें लेने के लिए आएंगे। तो वही कहना कि आपका ताया को ये कहना कि हमें लेने के लिए आ जाओ, हम आपको वहाँ जो जहाँ पैदा हुआ वहाँ एक बार देखना चाहते हैं। तो एक लास्ट वीडियो जो मुझे मिला था, उसके बाद अपनी आपने शादी वादी नहीं किया? जी, मेरे 2 लड़का है, 5 लड़की है। ओ जी। कहाँ? जी, लड़के एक तो बड़ा लड़का यहाँ काम कर रहे हैं, दूसरा लड़का ले में बैठते हैं। अच्छा, और 5 लड़की का शादी हो गया? नहीं, 3 लड़की का नहीं हुआ है, 2 लड़का का, एक का शादी हुआ है, एक का नहीं हुआ है, और 3 लड़की और एक लड़का का शादी नहीं हुआ है, बाकी का हो गया। जी। आप यही फैमिली लेके पहले से? जी, बहुत अच्छा। बाकी आप जो पूछना चाहे तो अपने मन में मत रखिए। अच्छा, आप बता रहे थे कि ये सब सामान आपके मम्मी पापा का यूज़ किया हुआ सामान है। जी जी वो अगर एक बार दिखा देते तो। जी। अभी सर, अभी आपको मैं एक तो सर देखो, ये जो पुराने ज़माने में सर, ये लद्दाख के मैं आपको एक हिस्ट्री बता देते हैं। अच्छा। मैं नीचे आपको दिखा भी लूँगा, तो लद्दाख का हिस्ट्री बता देते हैं। लद्दाख पुराने में ज़माने में जब जिंदा रहते थे तो उनका असली मकसद ये था कि लद्दाख जो कहते हैं ना जी, लद्दाख कहते हैं, तो वो लद्दाख नहीं कहते हैं, उसका नाम है लद्दाख। ला मैंने हमारे जबान में बन को बोलते हैं, ला मैंने टॉप को कहते हैं, खगों ला बोलते हैं ना, आपने सुना है ना। ला मैंने टॉप को बोलते हैं, बन मैंने गक मैंने बन को बोलते हैं। कि क्या होता था, लद्दाख आप देखो, इधर बैठे हैं, चारों तरफ सर्दी में बर्फ पड़ते हैं, उधर बैठते हैं, नुब्रा वाला नुब्रा में फंस जाता, ले वाला ले में फंस जाता, जैसे तुर्तु वाला तुर्तु में फंस जाता। जब बर्फ पड़ते हैं तो ना रोड है ना कुछ नहीं, तो इसलिए नाम रखा है लद्दाख। तो आज वो चेंज होकर लद्दाख हो गया। तो लद्दाख का मतलब दुनिया से कट होता था, और दुनिया से ला भी क्या सकता था, जैसे जुजला खरदूला जैसा क्रॉस होके एक हफ्ता खाली पैदल चल के जा नहीं पहुंच सकते हैं, तो लेकर क्या आ सकते। तो लद्दाख जीता था सिर्फ लकड़ी का बर्तन जो खाने के लिए लकड़ी यूज बनाता, अपना हाथ से लकड़ी का बनाता था, और खाना खाने के लिए तो पत्थर कहे थे, ये पत्थर का बर्तन में खाना पका के खाना बनाता था। और जैसे पश्मीना से रहा, ऊन रहा, गाय बकरी के बाल रहा, उन्हीं चीज़ों से अपना कपड़ा बनाते थे। तो लद्दाख के लोग 100%
मतलब न किसी सरकार का जरूरत था, न कोई सरकार उनको कुछ दे सकता था। कहाँ से क्या देगा? इतना बंद है पूरा। बिल्कुल, एक तो बंद रहते हैं, दूसरा इतना खरगोला क्रॉस हो के क्या लाएंगे? ज्यादा ज्यादा 30 किलो वो आटा ला सकते हैं। 30 किलो आटा इतना परिवार के लिए क्या बनेगा? लाएगा कहाँ से? सीनियर से लाना पड़ेगा या दिल्ली से, इतना दूर से कुछ नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ का लोगों का पैसा का कोई माना नहीं होता, पैसे का जरूरत ही नहीं पड़ता। जैसे मेरे घर में जरूरत की चीजें मैं खुद अपना घर से बनाता था। जैसे कपड़ा बनाओ अपना हाथ से पहनने के लिए खुद बनाता था, जूता अपना हाथ से खुद बनाता था, अपना खेतों से गेहूं खुद निकालते थे, और जो दवाई पहाड़ों से जड़ी बूटी खुद जमा करते थे। तो आपको मेरे जरूरत नहीं पड़ता, मेरे को आपको जरूरत नहीं पड़ता। तो इस तरीके का लद्दाख का परंपरा होता था। लेकिन आज बदकिस्मती से लद्दाख सबसे गरीब हो गया, क्योंकि एक चीज भी ऐसा नहीं है कि लद्दाख ने का कोई कल्चर दुनिया को दिखाए, कि लद्दाख का मैन्युफैक्चर कोई दुनिया को दिखाए। जैसे कश्मीर का कोर्स सारे चीज़ें दिल्ली में आप देखते हैं, बहुत सारे मार्केट होते हैं, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी ये, कश्मीरी वो आते हैं। लेकिन लद्दाख का कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि लोग पसंद करे। बस सिर्फ यही है, थोड़ा बहुत एप्रिकॉट जो आते हैं वो टूरिस्ट ले जाते हैं। तो अभी आज सर आपको मैंने दिखा रहा था, एक तो ये बर्तन दिखाया, जैसे ये है खाना, इसमें सामान मक्खन रखने का है। जैसे ये है, ये आपका खाना बनाने का है। और ये है जनाब, जैसे जूता बनाने का सामान है, ये जूता बनाते हैं। ये क्या है व्हाइट व्हाइट? ये एक है, ये अंडा है। इसका कहानी कुछ है, ये मैं दिल्ली से मैंने सोचा कि जैसे में मोड़ लेके आएंगे, तो एक तो अंडर रूल कानून जुर्म है, दूसरा मतलब इतना लंबा सफर में हम लेकर भी नहीं जा सकते। फिर मैंने सोचा मैं इंक्यूबेटर खरीद लूं और अंडा लेकर घर में बना लूं। यहाँ लेके आया तो यहाँ पर मुझे क्या हुआ, लेट का समस्या हुआ, अंडा बच्चा नहीं दे पाया। तो फिर मैंने सोचा इतना दूर से लाई इसको यहाँ रखते हैं, तो लोग कहते हैं अरे क्या है, हर कोई ये पूछते हैं। तो ये है वैसे, ये जो आप देख रहे थे ये है पुराने जमाने में जो चलने वाला, लोग जो धागा लगाते हैं ना जी, इस तरीके से जो धागा बनाते हैं, तो पता नहीं इसके मदद से बनाते हैं कहते हैं। ये भाई सब ये ऊपर पुराने जमाने का जो तराजू है, जैसे इसमें नाप का शायद आपको पता है, वेट मापने के लिए। जी, मतलब कोई भी जो लेन देन करते हैं ना, देखा है। जी देखा है ना। ये आपका जी बर्तन जो चम्मच बनाया अपना हाथ से, तो ये बनाते हैं। ये तो शायद 100-200 साल पहले का है। हाँ होगा, बहुत पहले का। हाँ जी, तो ये है जी, ये जो है बर्तन जो रोटी बनाते हैं, जैसे कि घर में रोटी बनाते हैं, तो इस तरीके से इस बर्तन के ऊपर जो रोटी बनाते थे, तो इस तरीके से, जैसे कि अभी आपको मैं बता दें, तो यहाँ पर ये चाय बनाते हैं। हमारे यहाँ पर गुड़गुड़ चाय बनता है, गुड़गुड़ चाय इसमें डालकर फिर इसको ऐसे खींचते हैं। ये हुक्का जो तंबाकू खाते हैं। तो दूसरा आप लोगों को हम ये ज्यादातर दिखाते हैं, ये जो बम का गोला है। तो आज जो हम सुकून से जिंदगी जी रहे हैं, आप लोगों के साथ बड़ा प्यार से रहते हैं, तो ये सिर्फ प्यार नहीं, कभी जो शीलिंग आता है तो हमें बॉर्डर के लोगों को तो मुसीबत भी आते हैं। ये शीलिंग पूरा आपको हर खेत में, हर गांव में देखने को मिलेंगे, क्योंकि 99 में जो फायरिंग यहाँ शीलिंग हुआ था उसका ये सारी चीज़ें हैं सब। तो ये भैया ये है जी, चाय बनाते थे पुराने लोग। आजकल जो लोग चाय बनाते हैं तो हम चाय ही खरीद कर लाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने के लोग चाय बनाने के लिए खरीद कर नहीं लाते थे। ये आपका गुलाब का जो छिटका है, छिड़ी जो नालों में बहुत गुलाब होता है, फ्लावर का, तो फ्लावर वाले का छिलका निकाल कर इसको जमा करके रखते हैं, बोलते हैं। रखने के बाद ऐसे जमा करके रखा, फिर उसको चाय बनाना हो तो उसको उबाल देते हैं। उबालने के बाद वो चाय वाला कलर और टेस्ट निकालते हैं, ये चाय बनाने का। जैसे कि ये भाई साहब, ये जो लाइट जो पुराने जमाने में जो बत्तियां जलाते थे, तो बत्ती जलाने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से इसमें तेल डाला खुबानी वाला, फिर तेल डालने के बाद यहाँ पर उन्होंने ये स्टैंड बनाया कि इस तरीके से स्टैंड के ऊपर लाइट रखते थे। और ये एक हिसाब से भाई साहब ये है थर्मस, इसका अंदर यहाँ पर इसमें कोयला डालते हैं। इसमें कोयले डालने के बाद जी बीच में से धुआं निकालने का रास्ता बना, बीच में से वो धुआं चला जाता है, चारों तरफ में चाय होता है। तो वो चाय आप बड़ा बड़ा महफिल में चाय गरम रहते हैं। तो ये भाई साहब ये आपको पता है, ये लॉक है, ताला जैसे घर में लगते हैं, तो चाबी ताला खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो लोग अपना ताला अपना खुद बनाते हैं। बाकी जो म्यूजियम आपने उधर भी दिखाऊंगा। अब ये फोटो आप देख रहे हैं, ये मेरे मम्मी पापा का है। ये मैं उधर अल्मोड़ा में जब एक उसका ट्रेनिंग के लिए गया था, जैविक खेती का, जी वो है।
और ये भाई साहब ये सबसे जो मेरे लिए सबसे ये बहुत बड़ा कीमती फ्रूट है। ये मेरे मम्मी के साथ जब पाकिस्तान गया तो मम्मी के साथ जब मैं बात करते हुए किसी को अच्छा लगा तो किसी ने फोटो खींचा था। ये जो मम्मी और पापा के बीच में जब मैं सोया था तो उस वक्त क्या करते थे, जब मैं मम्मी पापा के बीच में सो कर नींद आया तो वो अच्छा लगा, किसी लोगों को अच्छा लगा, यार ये तो बचपन में मम्मी पापा के गोद में नहीं बैठ सका, आज 50 साल की उम्र में ये मम्मी पापा के गोद में नींद आ रहा है, तो शायद इस तरीके से फोटो है जी। ये हमारा अब्दुल्ला साहब जो यहाँ आया था वही है, वो मेरे फादर का है जी, जो 71 में जो पाकिस्तान गया था, ये मेरे फादर का है। तो इसी तरह सर वो गवर्नर साहब जो आया था, ये आपने देखा राजनाथ सिंह साहब, ये जो गवर्नर साहब, ये जो आर्मी कमांडर, जो कोर कमांडर साहब 99 में यहाँ पर कोर कमांडर था, तो इन्होंने हमारे लिए बहुत ही देखभाल किया है। कभी यहाँ 99 के जंग जैसा हमें महसूस होने नहीं दिया कोर कमांडर अर्जुन रेड्डी साहब ने। इसलिए अर्जुन रेड्डी साहब का कि बस यही एरिया आप देख पाते हैं, ये जो बिल्डिंग बना है, ये बीच में से रोड है, तो आप जैसे जहाँ जाए ले आते हैं, तो एयरपोर्ट पे आया तो आने के बाद इसी रोड से चलते आप नुब्रा आया, उसको नुब्रा आने के बाद हुंडा रुका, उसके बाद सीधा आप टुक आया और एलओसी देखा चला गया। तो असल में लद्दाख के मतलब एक गांव बनाया, जैसे लद्दाख है, लद्दाख का हमने एक गांव बनाया, कैसे जिंदगी गुजारते थे लद्दाख के लोग। तो इस तरीके से हर गांव में एक नाला होता है, जैसे ये आपका गांव है, आप जैसे 10% के गांव है, तो इन नालों में देखो सर वहाँ पर सेना बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं ना पोस्ट में ऊपर सेना बैठा है जो बर्फों के बीच में। तो उसके बाद जब थोड़ा नीचे आ जाते हैं तो ग्रेनरी आ जाते हैं, हरे भरे आ जाते हैं, उन हरे भरों में लोग गाय ले जाते हैं, बकरी ले जाते हैं, गाय का जैसे बाल जमा करते हैं, दूध जमा करते हैं, मखान बनाते हैं, फिर पश्मीना जमा करते हैं कपड़े उड़ने के लिए, और एक भेड़ों का बाल जमा करते हैं, जड़ी बूटियाँ, घास, मतलब सारे चीज़ें सर्दी गर्मियों का 4 महीने में सब चीज़ें जमा करके फिर यहाँ लगते हैं। तो फिर सर्दियों में आराम से अपना कपड़ा बनाते रहो, अपना गायों को घास जमा किया खिलाते रहो, इसी में साल गुजरता था, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ता था। तो आज लद्दाख के लोगों ने क्या किया सर, ये सारे परंपरा छोड़ दिया, बस इन्हीं चीज़ों को बदौलत आज लद्दाख कहते हैं अमीर हो गया, अमीर हो गया, अमीर हो गया। मैं कहते हैं लद्दाख तो गरीब हो गया, आप देखो पानी में डूब रहे हैं। अगर यहाँ से रास्ता जो आने वाला सप्लाई 1 महीने के लिए बंद हो जाता, मतलब श्रीनगर से आना या मनाली से आना, तो फिर क्या खाता, फिर क्या खाएंगे, 1 महीने के बाद सब मर जाएंगे। तो खुद का कुछ नहीं है। तो मैं कहता हूँ अगर यहाँ से कुछ नहीं आया तो सबको दरिया में छलांग मारना बाकी रह गया, बाकी अपना सब कुछ खो दिया। मैं यही कह रहा हूँ जी। अब सर हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे झाड़ू भी नहीं मारा है, क्योंकि पुराने लोग इसी ही तरह रहते थे। रियली जो लाइफ के बारे में बताने का हूँ सर, यहाँ पर क्या होते थे सर, ये जो घर पुराने ज़माने में इनके जो रियली घर को मैंने उखाड़ के यहाँ पर लेके आया है, ये घर को। तो इस तरीके से छोटा सा घर होते थे। आने के बाद यहाँ पर आप देखिए, जब इसका अंदर जो गाय बकरी भी इसी से एंट्री होकर उधर जाके बैठते थे, वहाँ गाय बकरी रखते थे। आप देखें वहाँ घास होगी, वहाँ सब कुछ होगा, देख रहे हैं सर, यहाँ पर गाय बकरी रहते थे। तो अब यहाँ पर सर, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर किस तरीके से रहते थे कि इस तरीके से यहाँ पर देखो सर, इस छोटे से जो छोटा सा खाना बनाया ना जी, इसमें बेटा सोता, नीचे घास बिछाता, भूसा बिछाकर गर्मी के लिए, और उधर बेटी सोता, इधर मम्मी, मतलब अपना छोटा सा रूम जैसा बना के रखा। अब खाना खाने के लिए इधर बीच में आके चारों तरफ बैठ कर देखो तो इस तरीके से खाना यहीं पे खाना खाता था। और ये इनका जो छोटा सा स्टोर होता था, जैसे सामान रखने के लिए। अब खाता कैसे था, जीता कैसे थे, मैं आपको बता दूं। तो अब यहाँ पर 99% लोग
सत्तू बनाते हैं। जो यानी गेहूं को पहले भून कर पहले पकाते हैं, पकाने के बाद फिर यहाँ पर आप इसको बारीकी से आटा बनाते हैं। आटा बनाने के बाद फिर क्या करते हैं जी, जैसे कहीं ट्रैकिंग के लिए जाना हो, खाना खाना हो, तो ये लकड़ी के बर्तन है, तो इसमें ये उठाया अपने साथ। उठाने के बाद जहाँ जाना है तो चलते रहो, जब थोड़ा सा सत्तू डालो, पानी के साथ मिलाओ, खाओ। आपको 10 दिन 20 दिन कहीं भी चलना है, अपना तैयारी इतना सा आटे सत्तू से हो जाता था। ये इनका जिंदगी था, मतलब लाइफ जिंदगी इस तरीके से घूमता था। और दूसरा, जैसे आप कपड़ा, आपने लद्दाख के लोग लंबा पहनते हुए आपने देखा है, वो लंबा कपड़े का मतलब ये था कि जैसे आप ट्रैकिंग करते गए, कहीं गया तो जहाँ रात हो गया तो बस वहाँ पर सीधा कंबल की तरह उड़ो, वहीं पे सो जाओ, कोई मतलब कपड़ा साथ में उठाने की जरूरत नहीं, वही कपड़ा साथ रहते थे। ये है जी यहाँ का जो कल्चर। और ये है, ये जो एप्रिकॉट ऑयल, आपको पता है कि खुबानी का तेल बहुत मतलब कॉस्टली भी है, बहुत महंगा होता है। वो क्यों होते थे जी, इसमें एक महंगा होने का असली रीजन ये है कि सबसे पहले यहाँ पर इस पत्थर पर दाना तोड़ लेते हैं, दाना को तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद फिर गिरी बनाते हैं, गिरी बनाने के इसमें इसको कूटते हैं, कूटने के बाद इधर बारीकी से पीसते हैं, बिल्कुल बारीकी से पीसने के बाद फिर ऐसे बर्तन में ऐसे ऐसे करके हाथ से निकाल देते हैं। तो कम से कम आपको 2 किलो 1 लीटर तेल बनाने के लिए 2-3 लेडीज को 1-2 दिन पूरा लगता था। एक दिन कूटो, पीसो, कोटो, फिर इस तरीके से। तो इसलिए क्या होता है जी, जैसे आपको महंगा देना पड़ता है, लोग महंगा दे के लेके भी जाते हैं। वो क्यों ले जाते हैं कि ये सारे चीजें अपने हाथ से करते थे, आजकल मशीन के ऊपर छोड़ दिया, अब वही पैसा ले रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मिसाल की बात है, जब आजकल क्या कर, तोड़ता भी मशीन है, कूटता भी मशीन है, पीसता भी मशीन है, और तेल निकालते हैं। तो आपको कहीं रियली हाथ से निकला हुआ तेल कहीं आपको इतना बूंद मिल जाए, वो आप टेस्ट करो, और मशीन वाला टेस्ट करो, आसमान जमीन का होता है। तो यहाँ पर सामने जो जहाँ पर बॉर्डर से मतलब ये देख रहे थे झांको जी, तो वहाँ पर एक तेल मिल रहा था, वो क्या मशीन से बनाते कि नहीं सर, आज देखो मैं सच बोलने वाला हूँ, आज एक बूंद आपको हाथ वाला नहीं मिलेंगे, कोई नहीं, हाथ से नहीं बनाते हैं, हर कोई मशीन में डाल देते हैं, फिर आपको बेवकूफ बनाते हैं ये हाथ का है, हाथ का है। अब देखो हाथ में कितना तकलीफ है, आपको देख रहे हैं ना, 2-3 दिन लगता है, 2 दिन लगता है। तो अब वो आदमी क्या करते हैं, जैसे आपको तेल की जरूरत पड़ा, अब हाँ तेल बहुत बड़ी चीज है, ये मैं आपको दवा के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि खुद मेरे जिंदगी में मैंने आजमाया है। 2 चीज मैंने इस तेल की वजह से मैंने देख लिया है। एक सर, हमारे जो सीपी में एक कर्नल साहब होता था, मैंने सुना है वो कर्नल साहब का बेटा सर अपना कुदरती तौर पर वो चल नहीं पाता था, जहनी हालत सब कुछ ठीक था, घुटना उसका बैठा हुआ था, उन्होंने लाखों खर्चा किया तब भी उसका घुटना नहीं खोल सका। तो कहते हैं वो 2 साल यहाँ आर्मी आया, अपना बाल बच्चे यहाँ लेके आया, तो उन्होंने अपना हिसाब से सोचा यार मैं तेल का मालिश करते रहूं, और खुबानी जो सलाजी प्योर सलाजीत आजकल मेरे ख्याल में मिलता नहीं मिलता, ये मैं नहीं कह सकते हैं। तो सलाजीत और पता नहीं इसका सच, जो यहाँ के लोकल लोगों ने बताया उस हिसाब से उन्होंने मालिश करते रहा, तो वो 2 साल में बिल्कुल उठ के चल के गया सर। ये रिकॉर्ड है यहाँ का, ये बिल्कुल खुलम एक रिकॉर्ड, ये भी सुनी हुई बात है, मैं 100% नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ में 100% आपको कह सकते हैं। एक आर्मी का सिग्नल का एक हवलदार था, वो सिग्नल में काम करता था, तो वो मेरे दोस्त था, उन्होंने कहा भाई साहब गुबाली, मेरे पापा को हमने लाखों खर्चा किया है, उसका सारे घुटना बैठा हुआ है, वो चल नहीं पाते हैं, वो ऐसे ऐसे चलते हैं, लेकिन मैंने लाखों खर्चा किया, कुछ नहीं हो पाया, तो इसके लिए कोई दवाई क्या है वो। मैंने भाई साहब देखो, मैं नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपका ही लोग इन फौज ले जाते हैं, लेने के बाद हर कोई कहते हैं ये खुबानी की तेल बहुत अच्छी चीज़ है। अब 2-2 हज़ार जो मुंह मांगे पैसा लेके ले जाता है, हो सकता है उसमें कुछ ताकत हो, आप वो खुबानी का तेल लेके जाओ। और सलाजीत भी बहुत अच्छा मानते हैं, तो यहाँ का सलाजीत लेके जाओ, हो सकता है उससे आप मालिश करो ये तेल के साथ। तो उन्होंने 1 बोतल खुबानी का तेल अपना मेरे घर से, और जो मेरा खुद पहाड़ों से लिया हुआ जो सलाजीत, इतना सा मैंने सलाजीत उनको जो दे दिया। देने के बाद सर वो 2 महीने का एनुअली काट के वापस आया, तो उसने मेरे गले लगा दिया, बोला अली आपने तो मेरा पापा को चलने दिया। मैंने बोला भाई क्या हुआ? बोलो मेरे पापा चलता नहीं था, मेरे 2 महीने का जो मैंने इतना मेहनत किया, मालिश किया, जो आपने कहा वो किया, अभी वो चल के मेरे बहन के घर जाता है। तो ये मैंने नहीं पूछा बहन के घर कितना दूर है, मैंने नहीं पूछा, तो अभी वो धीरे धीरे चलने लगा है, अब वो बिल्कुल हो सकता है ठीक हो जाएंगे। ये 2 चीज़ मैंने इस तेल का देखा। लेकिन ये तेल, वो तेल जैसे आप ये बता रहे हैं, ये इस प्रोसेस को करने के बाद ये तेल वाकई में कीमती है। लेकिन
आजकल मैं नहीं समझते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, है ना सर। एक दूसरा सर, मेरा जो इस घर का अंदर जितना चीज़ है मैं 100% ऑर्गेनिक रखा है। एक तो मेरा मानना यह है कि ये जो आप केमिकल डालते हैं तो ये केमिकल से कोई कीड़े मर जाते हैं, फॉर एग्जांपल, या जरासीम मरने का दवाई है तो वो मरवाता है तब वो ये काम करता है। एक को मारकर एक जिंदा रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ जब उस कीड़े को मार सकता है वो केमिकल, तो इंसान को नुकसान तो नहीं दे सकते, नुकसान दे सकते हैं ना। तो इसलिए मैं केमिकल ना, मैं खुद दवाई खाता हूँ। मेरे शरीर में सबसे पहला कोरोना का इंजेक्शन लगा है, आप नहीं मानूंगा। सबसे पहला इंजेक्शन कोरोना का लगा। मुझे लोगों को इंजेक्शन लगाते हुए बहुत डरता था, देखते ही मैं डरता था, ऐसे सुई अंदर डालता है ना। तो जिस दिन मुझे कोरोना का जो इंजेक्शन लगाना हो, मैं बहुत डर गया। उफ, अब कितना दर्द हो कि दिन भर मुझे सोचा यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब एक लेडीज ने जब अस्पताल में इंजेक्शन लगा, मैं ऐसे बैठे रहा तो ऐसे किया, थोड़ा सा इन्हें अजीब सा जैसा लगा। मैंने बोला जी मैडम जी अभी लगा ना इंजेक्शन। बोला नहीं इंजेक्शन लग गया। तो मैंने उसका हाथ जोड़ा। मुझे तो इतना डर था कि आपने मुझे पता भी चलने नहीं दिया। तो सर देखो मेरे यहाँ पर अब क्या है, लोग खुबानी कहते हैं, खुबानी में भी खाद डाल देते हैं बढ़िया बनाने के लिए, केमिकल डाल देते हैं। अब उस केमिकल से क्या हो गया सर, आप एक तो उसका दाना भी केमिकल में चला गया और उसके बाद मशीन में डाल दिया, वो भी केमिकल में चला गया। तो मैं नहीं समझते हैं कि हो सकता है मैं भी बिक्री करना हो आपको, मिसाल की बात, लेकिन मैं अपना फायदे के लिए आपका ज़िंदगी, आपका आने वाला नस्ल, आपके लिए कोई गलत हो मैं नहीं चाहते। मैं यही लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके हर कोई आदमी अपने लिए सोचो, अपने से बेहतर दूसरों के लिए सोचो कि अपना फ़ायदा की वजह से उस आदमी को कोई नुकसान ना हो। तो आजकल सब कुछ केमिकल हो गया, अभी मैं समझता हूँ लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो यही समझती हूँ। तो अभी देखो सर, मैं आपको सॉरी गलत हो गया, मैं आपको खुबानी खिलाता था, एक दाना भी मैं आपको दिखाएंगे। मैं अपने घर में जो खुबानी बनाते हैं, कुदरत ने कोई काला बनाता है, कुदरत ने कोई लाल बनाता है, कोई बढ़िया बनाते हैं, क्योंकि ये सब अपना पकने के ऊपर है, एक साथ नहीं पकता है। जो कोई जल्दी पकता है उसको टच हो जाता है, खूबसूरत होता है, कोई लेट पकता है थोड़ा सा काला हो जाता है, या मतलब अपना आप हो जाते हैं। तो बाकी जब आप खुबानी खरीदेंगे सब एक कलर का देखने को मिलता है ना, तो वगैरह में इतना देखने में खूबसूरत मिलता है आपको, वो सारे केमिकल हैं। मैं आपको बता दूं, बस पता नहीं क्या क्या चढ़ाकर कलर बनाते हैं, आपको उल्टा देने के बजाय देना बताते हैं, आपका पैसा भी चला जाते हैं और आपका उसके बाद वो खाने के बाद आपका सेहत भी चले जाते हैं, तो है ना, दोनों चले जाते हैं। मैं लोगों को, पूरे लद्दाख वासियों को, हर कोई ऐसा कारोबार करते हैं तो प्लीज़ अपना सिर्फ अपने लिए दूसरों का जिंदगी दाव पे मत डालो, है ना। इसलिए मेरे जो घर में जो भी होता है तो वो करते हैं। दूसरा आप देखा मेरे इस गार्डन के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो और बहुत कुछ मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने एक रिमोट कंट्रोल गेट भी बनाया, एक बायोगैस गोबर गैस भी बनाया हमारे यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ माइनस टेम्परेचर पे है ना, तो यहाँ नहीं बनता है कहीं। मैं कहता हूँ क्यों नहीं बनेगा। मिसाल पावर हाउस बनाया, कहते हैं छोटा गाँव में पावर हाउस नहीं बनेगा, मैं कहते हैं क्यों नहीं बनेगा। इसलिए मैं एक चैलेंज के साथ में कहते हैं कि सारे चीज़ें मैंने बनाया, लेकिन मैंने कहीं आपको बोर्ड शॉर्ट रास्ते में देखने को नहीं मिलेंगे। अभी अब मैं आपको बाहर दिखाता हूँ बोर्ड, क्यों नहीं मिलेंगे। मैं कहते हैं जिसको मन है तो आएगा, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, क्यों लोगों को वो करेंगे, यही मेरा सोच रखती है। आइए सर अभी मेरे यहाँ पर बना हुआ है, देखो ये है गोवाली फार्म हाउस हो गया सर। म्यूजियम आपने देख लिया है ना सर, बोटनिकल गार्डन ये आप देख लिया, इसके अंदर हर कोई चीज आएंगे, है ना सर। फिश पॉइंट जैसे अब ये है, देख लिया आपने, है ना सर। ये पंच चक्की नीचे बना हुआ है, जो पत्थर वाला चक्की, अच्छा, जो पत्थर से चलने वाला बना रहा है। और ये कहेंगे उसके बाद वंडरफुल फूड प्लांट, हाँ वो इधर पीछे है। अच्छा। उसको वंडरफुल ये तो गलत लिखा है, उसको मैंने लिखा है वन इंडिया। अच्छा। वन इंडिया क्यों लिखा है कि इसमें 22-25 वैरायटी का फ्रूट्स मैंने एक साथ लगा रखा है। जैसे खुबानी इधर लगा दिया, करीब में सब मिला के डाल दिया। डालने के बाद ये आप 5-7 साल बाद ये बड़ा हो जाएंगे। अच्छा। होने के बाद क्या होगा, एप्पल अपना एप्पल देगा, एप्रिकॉट देगा, वालनट देगा, लेकिन है पीछे सब साथ है।
इकट्ठे है। एक पेड़ देखने को एक पेड़ लगेगा, ऊपर आपको कई फ्रूट देगा। मैं कहते हैं यही मेरा देश है, यही मेरे देश का शान है कि हर कोई हिंदू अपना हिंदू मानेगा, मुस्लिम अपना मुस्लिम मानेगा, लेकिन दुनिया उसको देखेंगे। अभी आपको मैं एक जगह दिखाऊंगा, हाँ। क्या देखेंगे वो एक जगह एक पे जगह सब दिखाएंगे। अपना अपना फूल ले रहा है। मैंने इसलिए कहा था वंडरफुल ये है, ये बनाया सर। उसके बाद कहाँ जू है। जू है सर, इसका अंदर था। अभी हम यहाँ अच्छा, सेटल नहीं है, हम्म। अभी हम नीचे रहते हैं, यहाँ आया नहीं है सर। अच्छा। अब यहाँ आएंगे तो मैं जू को साथ लेके आएंगे। मैंने इधर कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ कबूतर लाया तो रात को किसी ने चोरी करके लेके गया, अच्छा। इसलिए मैंने अभी नहीं लाया सर। अच्छा बाग है। ये भाई ये सर ऊपर छत के ऊपर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये उसके बाद रिमोट कंट्रोल गेट, ये जो पीछे वाला गेट रिमोट से चलते हैं। वो कैसे रिमोट से सर? खालिस बैटरी के रिमोट से। वो कैसे बनाया है? जैसे आपका गाड़ी का आप सेंटर लॉक होते हैं, आप गाड़ी से निकाल के बाहर आते हैं तो ये लॉक दबाते हैं तो आपका दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जब आपको गाड़ी के अंदर जाने से दवा ऑटोमेटिक खोलता है। उसी मशीन को मैंने इस गेट के साथ जोड़ा है। जोड़ने के बाद मैंने वेपर मशीन लाया, मैं आपको दिखाऊंगा। वेपर मशीन लाया, जैसे वेपर मशीन को यूं कनेक्शन मिला, जैसे लॉक ऊपर गया तो कनेक्शन मिला तो वेपर मशीन ने दरवाजा को खोला। जैसे बारिश आते है तो ऐसा ऐसा करते खोला। और उसके बाद जब आप अंदर गया तो फिर आपने यूं और एक दबा दिया तो फिर वॉशिंग मशीन ने दरवाजे को फिर बंद किया। वो है रिमोट कंट्रोल गेट बनाया सर। उसके बाद कहाँ गया? बॉर्डर व्यू पॉइंट। हाँ, उसके बाद बॉर्डर व्यू पॉइंट। यहाँ जो छत के ऊपर जाएंगे तो वहाँ से मेरा गाँव का जो सब कुछ देखेंगे। ये सारे चीजें इसका अंदर है। अच्छा। तो अभी आप अगर आप देखना चाहे तो सब मैं आपको दिखा सकते हैं। तो यही है सर मेरे जो काम में आपको बता देते। ये सर 3 फिश कहते हैं, इसका नाम मैंने रखा है 3 फिश। का मतलब ये है कि जैसे ये फिश की शक्ल है, ये फिश का मुंह है, ये सब कुछ है। उसका अंदर पत्थर का और एक फिश बना हुआ है। अच्छा। 2 हो गया। और इसमें ओरिजिनल फिश जब डालेगा तो 1 2 3 फिश हो जाएंगे। जी जी। तो अभी आप देख रहे हैं ये छत मैंने ऐसा अजूबा बनाया कि नीचे आप लोग आराम से बैठेंगे, ऊपर जब फूल खिलेगा तो कितना सर के ऊपर फूल रहेंगे। तो मैं हर कोई चाहते हैं कि सर के ऊपर फूल रहे। सर एक अजूबा आपको दिखाते हैं सर। और एक इसमें दिखना चाहिए सर, 5 सितारे नहीं दिखा, ओरिजिनल 5 सितारे। तो सर अभी आपको मैं रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस साइड की कहानी पहले सुनना चाहेंगे या इस साइड का? आप बताओ। पहले इस साइड का बोल दिया। अभी सर इसमें भी हम और आप हमारी जिंदगी के लिए एक सोचने के लिए बनाया कि वहाँ से पानी आता है तो समझ लो दुनिया में एक इंसान आ रहा है, एक इंसान पैदा हो रहा है, लेकिन वो न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, एक इंसान बस इंसान है। आने के बाद ये हिंदू मुस्लिम सिख अच्छा बुरा कहाँ आते हैं? हम और आपका 20-18 साल का उम्र से पहले ये सब कुछ बनाते हैं, हमारे दिमाग को बनाते हैं ना सर। तो इसमें क्या होगा, आप वो कैसे बनाते हैं? आप जैसे जो अच्छा खानदान के जो परवरिश करते हैं, अच्छे परवरिश होते हैं, वो एक अच्छा सोच बनाते हैं। एक चोर डाकू गलत लोगों का जो बेटा होता है वो वही सोच बनते हैं। बनने के बाद सर यहाँ पर अब आप जैसे अच्छे सोच लेके आने वालों को क्या सोच होते हैं सर? इधर ये कहते इधर से गरीबों को देखता है, पापा सिखाते हैं भाई बच्चों को मदद करना, भाई यहाँ से गरीबों को खिलाता है, यहाँ से अपने घर में परिवार को खिलाता है। मतलब उनका मन ये होते हैं कि यार किसी गरीब को मदद करो, किसी की सेवा करो, बुजुर्गों का इज्जत करो। वो सीखते हैं। सीखने के बाद वो क्या करते हैं? बुजुर्गों का इज्जत कर रहे हैं, अपने मम्मी पापा का इज्जत करें, लोगों को खिलाते हैं पिलाते हैं, अपने खुद मेहनत करके खिलाते पिलाते हैं। तो आप भी दुआ देते हैं, वो गरीब भी दुआ देते हैं, इधर से मम्मी पापा भी दुआ देते हैं। तो वो मरने के बाद भी वो दुआओं से जिंदा रहते हैं। जैसे हमारा अभी क्या कहते हैं मनमोहन सिंह जी अभी समझ लो है दुनिया में, नहीं तो जैसे डॉक्टर कलाम मर गया तब भी आज डॉक्टर कलाम का दिन में कितना बार जिक्र कर रहे हैं, है ना सर? हमारा वाजपेयी जी का आज कितना जिक्र कर रहे हैं। तो वो मरा नहीं है, वो आज भी जिंदा है। देखो ये फूल खिलते रहेंगे। ये है अच्छा आदमी। अब मैंने बताया सर, अब अच्छा आदमी का बेटा भी देखो सर, ये इनका बेटा है, इधर से खिलाते हैं, इधर से खिलाते हैं। ये भी अपना पापा ने जो सिखाया वही कर रहे हैं। अब ये है सर चोर डाकू गलत लोगों का बेटा। हर पहले तो इनके सर पे कांटा होते हैं। देखो हर वक्त हर किसी को चुकता है, हर किसी को धोखा देता है, हर किसी को करता है तो ये चुकता है। दूसरा देखो इधर से भी खाता है, इधर से भी अंदर डालते हैं, इधर से भी अंदर, इधर से भी अंदर डालते हैं, चोरी डाका करके खाते रहते हैं। तो क्या है, अपना आप को सोचते हैं मैं सही हूँ, लेकिन दुनिया इसको तारीफ नहीं करते। वो इसका कलर अपने तक महदूद है, लेकिन इसका कलर देखो दुनिया में फैला हुआ है। अब इनके बेटा भी वही है। देखो बेटा भी खा रहा है, इधर से लूट रहा है। तो मैं लोगों को कहते हैं भाई सब देखो
अगर आप जैसे प्यारा से बच्चों को कहते हैं बेटा देखो, अगर आपको भी ये वाला बनना चाहे तो ये सोच रखो, अगर आपको भी ये वाला बनना चाहे तो फिर यही सोच रखो। तो एंड में क्या होता है जी, आप देखिए सर यहाँ से, आप यहाँ से ये राजा बनाया सर मैंने, बड़े राजा बड़े लोग, क्योंकि अपना आप को बस दुनिया में उनसे बड़ा कोई नहीं समझता है। मस्त मौला खूब खाता पीता ऐश करता, ना किसी का ख्याल ना कुछ ख्याल, लेकिन इस जगह में सब आता है। अब देखो सर, गरीब भी आ गया, चोर भी आ गया, डाकू भी आ गया, राजा भी आ गया, सब इस जगह में जमा हो गया, सब मर गया। सब मरने के बाद उधर नीचे टैंक में जाके कीड़ा मकोड़ा खा के खत्म करता है, अच्छा करने वाला जिंदा रहता है ना सर। तो मैं सर यही आपको सर ये है सर, अभी आपको अब दिखाना है ओरिजिनल 5 स्टार। दुनिया में जो 5 स्टार बनता है उस 5 स्टार के लिए सबसे पहले फैसिलिटी चाहिए, अरेंजमेंट चाहिए, तब सरकार उसको सेंक्शन देगा, भाई चलो ठीक है तुम्हारा सब कुछ ठीक है, अब तुम बोर्ड लगा सकते हो। इससे पहले उसको बोर्ड भी लगाने नहीं देगा, देगा सर? नहीं देगा। सही बात है ना। अब मैंने लास्ट बॉर्डर पे, हमारे लद्दाख में कोई 5 स्टार नहीं है, लेकिन इस 0 पॉइंट पे 5 स्टार है, बिल्कुल ओरिजिनल। न कोई कुछ कह सकता है, न कोई बोर्ड लिखने की जरूरत है, न कुछ किसी को बोलने की जरूरत है। सर यूं मोड़ो सर, आप देखो ऊपर देखो सर, 1 2 3 4 5 और स्टार है, हाँ ओरिजिनल 5 स्टार। बस सर यही है ना सर, एकदम। वो है सर। अब यहाँ पर सर आइए सर, यहाँ पर यहाँ पर सर देखो, इस किला से पानी घूमते आ रहा है ना सर। हाँ। ये घूमते 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 इसमें आते हैं सर पानी। आने के बाद ये पानी उधर चला जाते हैं, फिर उधर से इधर, इधर से इधर, आखिर में सर ये पानी घूम घूम कर सर इन सारों को कवर करके यहाँ पर एक्वेरियम होगा सर, यहाँ मच्छी रहेंगे। मच्छी रहने के बाद सर फिर ये पानी यहाँ से होते हुए सर इधर चला जाएंगे। देखो उधर पानी जा रहा है ना सर, इस फूल को पानी देने के बाद फिर ये नीचे चला जाएंगे, इधर से घूमते घूमते सर आप यहाँ रहे तो भी आपको चारों तरफ से पानी हलते देखने को मिलेंगे, और यहाँ भी जाएंगे तो इस कुर्सी पे आप बैठेंगे, पानी चारों तरफ से घूमते घूमते फिर ये पानी टैंक में चले जाएंगे सर। बस ऐसा ही कुछ न कुछ करते रहते हैं सर। बहुत बढ़िया बना। और सर इसको मैंने मज़ाहिया तौर पर सर, जैसे कोरोना आया था ना सर, तो मैंने इसको असली नकली जादू कहा है सर, मज़ाहिया तौर पर। मैं जैसे आप आया तो मैं कहते भाई इसका नाम है असली नकली जादू। तो वो क्या है, ये कहते हैं मेरे साउंड से पानी आता जाता है। तो आप बोलेंगे ये कैसे हो सकते हैं साउंड से, हैं? तो इसका नाम रखा है असली नकली जादू। आप अगर पकड़ पाया तो फिर ये नकली जादू हो गया, अगर आप पकड़ नहीं पाए तो समझ लो ये असली जादू हो गया। तो सर यहाँ पर मैंने ऑन ऑफ रखा हुआ है, इसके अंदर छुपा के। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा डालते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा इसके अंदर ऑन ऑफ है। तो मैं यहाँ पानी रखने के बाद मैं कहते हैं ऐसे ऐसे करने के बाद आ जाओ बोलते हैं ना, ऑन ऑफ करता है, पानी आ जाते हैं। फिर मैं कहते हैं इसको मज़ाहिया तौर पर भाई चला जाओ, तो पानी क्यों करा तो चला जाते हैं। तो फिर आप भी आ जाते हैं, बोला पाँव में कुछ गड़बड़ है, पाँव में कुछ गड़बड़ है, तो वो आप पानी ऐसे दबाता है तो कहाँ आएगा, इधर इधर उधर करना पड़ेगा, तो नहीं आता है। तो जब आप पकड़ गया, आपने ऐसा किया पानी आया गया तो नकली जादू हो गया। अगर आप पकड़ नहीं पाए तो ये सोचेंगे कि ये अपना साउंड से पानी चलता है। ऐसे सर मज़ाहिया सर लोगों को हंसाने के लिए। अच्छा अच्छा, जी जी, बढ़िया। हर वक्त चाहते हैं सर दूसरे को खुश रखो, हम खुश रह पाएंगे। अगर दूसरे को खुश नहीं रखा तो हम कभी खुश नहीं रहेंगे जी। बस यही मेरा सोच है। तो बाकी आप कुछ पूछना चाहे तो अच्छा लगा आपसे। हम ये चाहेंगे सर, आप और भी आपको जो फूल पसंद है तो आप बता दीजिए, तो कम से कम आप घर जाके तो मेरे याद करेगा। जी जी, हम तो ये जरूर लगाएंगे वहाँ पर। कितना दे दूँ सर इसमें? हाँ इसमें बस ये 2 ही रहने दीजिए, और फूल फाल आप क्योंकि हम लोगों को घर पहुँचते पहुँचते और भी 10-12 दिन लग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें आप घर 10-12 दिन तो दूर, आपको को साल भर भी रखेंगे, ये अपनी जगह पे बैठा हुआ है, इसको कोई टेंशन नहीं है। इसको सिर्फ इतना आप करना है, अगर आप ज्यादा दिन रहेगा ना, थोड़ा अगर तो पानी आपको थोड़ा ख्याल रखना है। बाकी ये आप कहीं झोले में पैक रखो, चाहे कहीं भी रखो, जैसे कि इस तरीके से आप
इसको थोड़ा मोड़ कर इसमें पैकिंग करके रख सकते हैं, या तो आप इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ कर भी रख सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि कभी आप घर जाके, या कभी हो सकता है आपके बच्चे भी आएंगे तो आप ज़रूर कहेंगे ऐसे ऐसे एक आदमी ने एक पेड़ दिया है, वो लास्ट बॉर्डर पर है, तो कम से कम मेरे पास आएंगे कि ये आपका पेड़ बड़ा हो गया। यही मेरे सोच है। तो इसमें से सर और फूल फाल की ज़रूरत है, तो आपने ये तो ले रहे ना, इसके अंदर मैं डाल दूंगा जो आपको फूल कहीं पता, कटिंग ज़्यादातर फूल कटिंग का होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आप ले कर जाइए। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। থ্যাংক ইউ ओके सर। পাশাপাশি লোকাল বাড়ি আমরা ঢুকেছি। এদিকে আছে ইয়াবগো প্যালেস, ঠিক উডেন ব্রিজের উল্টো দিকে। চলো দেখি। ইয়াবগো প্যালেস ঢুকছি এদিকে। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সব জায়গাতেই আছে। যে ইয়াবগো প্যালেস। Balti language or whole things are Baltistani. So this house is first built by Abdo Turab Khan, one of the famous king of Abdo dynasty, who built this house in 16th century. For the 2 or 3 months of summer, he used to stay here only. King Turab Khan built this small house in Turtuk because the word Turtuk has been derived from Duktuk, which means stay here. All the traders and merchants used to stay in Turtuk, and king wants to collect the taxes from the traders. That's why he built this small house in Turtuk. So, as you know that before 1971, Turtuk was part of POK. During that time, Pakistani army captured this house and they made this house as a shelter. They destroyed many things and they changes many things, which I will show you. I will show you the architecture of this house and the rooms. In Diwane house, and the direct descendant of royal family tell you the history of Baltistan, and he will show you the stuff of Rajas and Maharajas also. So, आप अंदर जाना, ठीक है? So there is session is just started, that is history session, and that is history session. The direct descendant of royal family tell you history. So first up, you should join that session first. When you came back, and I will show you the architecture and the rooms. Okay? So you have an entrance fees. आप यहाँ पे entrance कीजिए. मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनके बारे में बता के हम अंदर चलते हैं. आप एंट्री कीजिए वहाँ पे. जाती है. You can see the rings or not on the horn. That represent the age of Ivan. ये जो आर्किटेक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, these are बल्तिस्तानी आर्किटेक्चर्स which are only seen in बल्तिस्तान। आपने लगभग हाफ लद्दाख घूम चुका होगा। पूरा लद्दाख में आपको ऐसे आर्किटेक्चर्स नहीं मिलेंगे जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। राजा तुराब खान जी इस घर को 3 सेक्शन में बनाया गया है। ये जो पत्थर है ये पूरा का लकड़ी का है। सिर्फ 2 महीने के राजा तुराब खान आता था इस घर में रहने के लिए। ये जो पत्थर है इन्होंने नीचे भी टिम्बर बिछा कर रखा। नीचे और एक फ्लोर है। नीचे वाला फ्लोर में खाना बनाने वाले लोग वर्कर्स और नीचे वाले फ्लोर में रहते थे। हम अभी फैमिली वाले सेक्शन में, ऊपर गेस्ट वाले सेक्शन में, गेस्ट वाले सेक्शन बाद में हम जाएंगे। वहाँ पे दीवान खास में जब राजा महाराजों की बात चल रहा हो तब वहाँ पे हम जाएंगे। तो जब ऐसा 3 हॉल बनाकर रखा है, इसको काहू बोलता है। वन भी ओपन जिस जब हम इसको खोल देते थे नीचे वाले फ्लोर में लाइट आ जाती थी। सन लाइट के लिए जो हॉल्स लगाया जाता है। तो आप लद्दाख घूमने के लाए हो। लद्दाख में बहुत सारी चीजें देखा होगा, बहुत सारा मोनेस्ट्रीज देखा होगा, पैलेसेस देखा होगा। हर किसी का हाइट आपको छोटे छोटे नजर आता है। ये जो बल्तिस्तान जो लद्दाख है सिस्मिक जोन 4 में आता है। सिस्मिक जोन 4 में आने का मतलब यहाँ पे भूकंप आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अक्सर आर्ट पिघाते रहते हैं इस एरियाज में। ये तो छोटा पिलर्स और बीम्स लगाया जाता था कि आर्ट की वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। ये पूरा का कार्टूनी स्टाइल या कार्टन एंड कैनवस स्टाइल में बनाया गया है। तो इसे क्या करता है, इसीलिए इसके हाइट छोटा बन जाता है। छोटा होने की वजह से इसका रिइंफोर्समेंट छोटा हो जाता है। फिर छत, दरवाजे और रूम भी छोटा बन जाता है। जब रूम छोटा होने की वजह से फायदे भी होते थे, नुकसान भी होते थे। फायदे होते थे कि आम लोगों के लिए मटेरियल कम यूज लगती थी, और छोटा होने की वजह से विंटर्स में थोड़ा सा आग जलाने से एकदम रूम गर्म हो जाता था। तो ऐसे ऐसे फायदे होते थे। और जब रूम छोटा होने की वजह से स्पेस कम होते थे। स्पेस कम होने के लिए अभी बाद में हम मेंस लिविंग रूम में जाएंगे। मेंस लिविंग रूम में आपको हर खिड़कियां काफी बड़ी बड़ी है। हर खिड़की नीचे एक स्पेस होता है। उस स्पेस को होता है ना, हर खिड़की नीचे एक स्पेस होता है। वो स्पेस हर जगह यूज नहीं करता है, बट वहाँ पे एक स्टोरेज में कन्वर्ट कर ले, एक बॉक्स बनाकर रखा है हर। वहाँ पे एक पाकिस्तानी आर्मी कैप्टन अकबरुद्दीन नाम के कैप्टन उस रूम में रहा करता था। जब पाकिस्तानी आर्मी ने को छावनी जैसे बना तब यहाँ पे आपको एक रूम है, हम उसमें जाने वाला थे। रूम इस यूज्ड टू बी जनान खाना, और हम जनान खाना की तरह यूज करते थे। जनान खाना मींस लेडीज लिविंग रूम।
In 1953, the descendant of royal family convert dead room into Balti kitchen. Balti kitchen में convert कर लिया ताकि पाकिस्तानी हाई कोर्ट में दिखाने के लिए dead royal family still living in this palace, ये दिखाने के लिए उन्होंने किचन में कन्वर्ट करा था ये जनान खाना। सो टिपिकल बल्ती किचन कैसा था वो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, और राजा अब्दुल्ला खान ने कैसे सेटअप किया वो आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे पत्थर के बर्तन और तांबे के बर्तन, हर एक बर्तनों पे नक्काशी या कारीगरी किया गया है। इसकी जो खिड़कियां काफी छोटी है, खिड़की छोटी होने की वजह से रूम के अंदर अंधेरा हो जाता था, डार्कनेस आ जाता था। रूम के अंदर डार्कनेस होने की वजह से बाहर से लोग को नहीं देख सकता था, इसीलिए से खिड़कियां काफी छोटी छोटी है। तो प्लीज आइए। ये रूम इतना छोटा नहीं होता था, इससे थोड़ा बड़ा होता था। ये रूम और वो रूम एक ही रूम हुआ करता था। आदम को किचन और आदम को स्टोरेज 1953 में बनाया। ये जो खिड़कियां काफी छोटी है, इसकी वजह से रूम के अंदर अंधेरा हो जाता था, तो रूम के अंदर लोग नहीं देख सकता था। इसको 1953 में किचन बनाया गया। टिपिकल बद्दी किचन 16th सेंचुरी वाला कुछ इस तरह से होता है। वहाँ पे जितने बर्तन सारा पत्थर के बर्तन थे, ऑल मेड ऑफ स्टोन्स। ये सारा पत्थर के बना हुआ है। वहाँ पे 2 तांबे के बर्तन आपको नजर आएंगे, पीछे आपके पीछे 2 तांबे के बर्तन। वहाँ पे लोटस का शेप दिया गया और 9 डोर से। 9 डोर शिवलिंग को डिफर करता है। शिवलिंग 9 प्रकार का होता है ना, तो शिवलिंग के ऊपर दूध या पानी अभिषेक करने के ऐसे बर्तन यूज करते थे। अब बाद में हिस्ट्री बताएंगे तो आपको समझ में आएंगे। इसके नीचे बॉक्स जैसा है, डेट इज ग्रैंड स्टोरेज। अनाज बनाज उसी बॉक्स से निकाल लेता था, ग्रैंड स्टोरेज। सो यहाँ पे चूल्हा ले जाता था, दिस इज यूज्ड टू बी फायर। यहाँ पे चूल्हा, आप इसका वेट आप देख सकते हो। ऊपर चिमनी बना के रखा है, ठीक है। यहाँ पे 2 चिमनी है, देखा। This is stone or metal? स्टोन स्टोन। Stone. वो जो बर्तन है उसके नीचे एक बॉक्स जैसा नहीं है, बॉक्स है, दैट इज ग्रैंड स्टोरेज। अनाज वनाज वहीं से निकाल लेते हैं। ये पत्थर का है, ये पत्थर का है। और यहाँ पे जितने बर्तन पे नक्काशी कारीगरी आप देख सकते हो, है ना। ये पानी के लिए, ये टिबरील, ये समावर। समावर एक रशियन वर्ड से निकलता है। समावर मीन्स सेल्फ बॉइलिंग केटल। दिस टाइप ऑफ केटल आर फाउंड इन रशिया, अफगानिस्तान, बल्तिस्तान, कश्मीर, सेंट्रल एशियन जगहों में पाया जाता है। बट इसके ऊपर जो नक्काशी या कारीगरी किया गया है, जो कार्विंग्स किया गया है, द कार्विंग्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। टेक्निक्स आर सिमिलर। टेक्निक कुछ इस तरह से, कारीगरी की वजह से लोगों को पता चलता है कहाँ का है। ये बल्तिस्तानी समावर या अफगानिस्तानी समावर। बाद में मुझे देखने के लिए ये मेंस लिविंग रूम हुआ करता है। ऐसे इसकी खिड़कियां काफी बड़ी बड़ी है, ठीक है ना। तो हर जो दीवारों के बीच में इस तरह से बनाया जाता है, इसमें लकड़ी के पीसेस लगाया जाता है। ये एक वुडन स्पेम की तरह काम करता है। ये अर्थक्वेक की वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसका हाइट छोटा बन जाता है। तो छोटा होने की वजह से इसकी खिड़कियां छोटे है, इस सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। बट यहाँ पे जितने ये खिड़कियों में नीचे एक स्पेस होता है, स्पेस को आप स्टोरेज में कन्वर्ट कर ले। आप उनको खोल सकते हो, पीछे उसको खोल सकते हो। एक बॉक्स बना के रखा है। अब इसको नहीं खोले, ऊपर सामान रखा है। तो देखिए, अब यहाँ पे जितना भी सामान रखा है वो ज्यादा पुराना सामान नहीं है। यहाँ पे जितना भी सामान है सब मिड 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में उस रूम में जो सामान रखा था वो काफी पुराने सामान था। यहाँ पे जो रखा है उतना ज्यादा नहीं है। ये मिड 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी का है। ये जो सामान आपको बताता है कि बाहर से लोग कुछ इस तरह सामान लेके आते थे। दिस आर द सम एग्जांपल ऑफ स्टफ जो बाहर से लोग लेके आते थे। वहाँ पे अगर टिफिन देखेंगे, ग्लासेस आप देख सकते हो। आप बाहर निकाल के देख लीजिए, हाथ में लेकर। हाँ, यहाँ पे भी आपको गिलासेस सब देख सकते हो। यहाँ पर भी ठीक है ना। ये यहाँ तो हर कोई गिलासेस के अलग अलग नक्काशी कारीगरी किया गया है। तो इसके हमें बच्चे थे बाहर अलग अलग जगहों से आते थे। तो एक वॉश बेसिन होता था, ये हर किसी के पास जाते थे और इससे पानी डालते थे, तो हाथ धोते थे यहाँ ऊपर, तो नीचे पानी स्टोर हो जाता था, फिर बाद में फेंक देते थे। ये सुराया, ये फ्लोर वाश, ये केटल्स, केटल्स की आप देख सकते हैं नक्काशी कारीगरी ना। तो हर चीज को आप देख सकते हो, और यू कैन टच ईच एंड एवरीथिंग। आप फील ले सकते हो उसी टाइम का। एक लैम्प देखा वहाँ पे, लैम्प उसमें एप्रिकॉट ऑयल डालते थे, वो जला जाता था, ठीक है ना। अब वो जहाँ से लिया वहीं रखना है। हाँ, मुझे दीजिएगा। थैंक यू सो मच। देखने आप देख लेना, वही रखना आराम से। थैंक यू सो मच। इसको रगड़ना नहीं, जी निकल के ठीक है। फिर नेक्स्ट सेक्शन
जवान मीन्स कि जब लश्कर बोलते हैं उसको, आर्मी को, जब सब कुछ इकट्ठा, आर्मी में हर जगह से आते हैं, हर जगह से आते हैं, हर जगह से लोग इकट्ठा होकर उसको मिक्सचर जब एक बन जाता है लैंग्वेज, उसको वो उर्दू बनाता है। उर्दू को जो लिखा था अरबी जैसा है, बट उर्दू टोटली डिफरेंट नहीं है। बाद में जब मुस्लिम लोगों ने उर्दू को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया तो अरबी वर्ड ज़्यादा, अरबी और फारसी वर्ड ज़्यादा मिक्स हो गया, बट उर्दू से मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज। तो वहाँ पे एक छोटा सा एक बल्कनी है, डेड बल्कनी यूज्ड टू बी अ दीवान आम, दीवान आम की तरह यूज़ करते थे। दीवान आम मीन्स किंग एड्रेस हिमसेल्फ पीपल फ्रॉम देयर। द ऑर्डिनरी पीपल और कॉमन पीपल कैम टू डेड गार्डन, द गार्डन कॉल्ड चोनी सर, विच मीन्स किंग्स गार्डन। वहाँ से लोग गार्डन में लोग अभी आप बाद में जाएंगे गार्डन में, तो वहीं से गार्डन में लोग आते थे, राजा यहीं से हम लोगों के साथ बात करते थे। तो इसी के जस्ट ऊपर और एक बल्कनी है, अब सिर बचा के है, इसी के ऊपर और एक बल्कनी है, रानी बल्कनी। जब राजा प्रजा के साथ बात करे तो ऊपर रानियाँ उनकी बातें सुन रही होती थी या देख रही होती थी। जब आपको रानी बल्कनी में जाएंगे तो वहाँ पूरा एक रोज ट्री ऊपर आया हुआ है, पूरा अंदर आया, उसी रोज ट्री को आपको इंटरलॉक करके बनाया गया है, जो आपको मैंने खत्म बर दिखाया उसी का दिखाया गया है। सो वी आर गोइंग टू द गेस्ट सेक्शन, सो प्लीज कम, प्लीज वॉच योर हेड। बैठो फेसबुक बल्ती, वी आर इन बल्तिस्तान। बोलना तो इसीलिए हर जगह आपने बल्ती बल्ती वर्ड नजर आता है आपको, बल्ती क्यूजीन्स, बल्ती किचन, हम बल्ती इसीलिए बल्ती के यहीं से वापस जाता था। और तो मेरे बोलने का मतलब है कि जो नीचे वाला जो फैमिली वाला सेक्शन है वो प्राइवेसी में लिखते थे, ना खाना बनाने वाले लोग मिलते थे, ना गेस्ट मिलते थे, नीचे वाले फैमिली प्राइवेसी में मिलते थे। जो वहाँ से गेस्ट आए तो वो दरवाजा जहाँ से आए वो आपको दरवाजा देखिए, वो उस पर काफी नकाशी कारीगरी है, उसी टाइम की दरवाजा है। उनमें जो होल्स एंड प्रेशर स्टोन लगी हुई थी, सारा पाकिस्तानी आर्मी में 1953 में निकाला गया। हाँ, ऊपर आपको स्वास्तिक और जोरासन का सिंबल आपको नजर आएंगे। स्वास्तिक को बल्ती लोग यांगडुंग बोलता है। यांगडुंग इज यूज्ड टू रिलीजियस सिंबल्स व्हेन वी आर बोर्न इन बुद्धिज्म। ठीक है ना। अब अंदर जाएंगे, अंदर सोफा है, सोफा में बैठ जाना, पहले आपको हिस्ट्री के बारे में बताया जाएंगे और उसके बाद राजा महाराजों के सामान दिखाएंगे। जो आप बाहर आएंगे तो जूता पहनने से पहले उस रूम में जाना है, जो रानी बल्कनी जो आपको मैंने बोला वहाँ पे जाना है, वहाँ पूरा रोज ट्री आया हुआ आपको पूरा समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना। सो प्लीज जाइए वहाँ पे, आपको उनका जो वो जब आपको हिस्ट्री के बारे में बताना होता है आपको वीडियो नहीं निकालना है, जब उसका सेशन खत्म हो जाए उसके बाद सारी चीज़ों का वीडियो बना सकते हैं। यह जम्मू कश्मीर का मैप है, इसमें से जितने भी ग्रीन लैंड इसको कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान। यह 5 देश कनेक्ट करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, चाइना और इंडिया। इस वजह से एरिया बहुत अहमियत रखता है पाकिस्तान के लिए। अभी चाइना पाकिस्तान का रोड बना रहा है, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रोड, इससे बल्तिस्तान को क्रॉस करके जाता है। इसकी वजह से चाइना पाकिस्तान का मिलाप होता है। तो बल्तिस्तान के एरिया पर पुराने जमाने में ही डायनेस्टी राज करता था, यबगो डायनेस्टी। इस डायनेस्टी ने इस एरिया पर 2000 साल राज किए। इस डायनेस्टी को यबगो कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसके बारे में बहुत सी किताबें लिखी हैं। एक चाइनीज ट्रेवल आता है ह्यून सांग 6th सेंचुरी में, हिंदुस्तान के राजा हर्षवर्धन के टिप्पे, वो अपने किताब में कहते हैं कि राजा तुंग, इस राजा का सरनेम यबगो था। लोग इसको यबगो तुंग कहते थे। इस वजह से पूरे खानदान को यबगो कहने लगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी नाम है यह सब राजा तुंग का औलाद है। इसके वंशज का फैमिली है। बाप के बाद बेटों का यहाँ पे नाम लिखा है। फर्स्ट से लेकर 12 नंबर तक राजा सेंट्रल एशिया पे थे। यह लोग तजाकिस्तान पे, उज्बेकिस्तान, बलख और गंदाक पे राज करते थे। मेरे 12 नंबर वाला राजा सुल्तान बेग मंथल इस खानदान के सबसे ताकतवर राजा मानता है, सबसे पावरफुल राजा। इस राजा के बराबर इस डायनेस्टी में कोई भी नहीं बना। और इसी राजा ने 800 AD में बल्तिस्तान पर अटैक किया, हमला किया। इससे पहले बल्तिस्तान पर एक तिब्बत का राजा खानदान पर राज करते थे, इसको हराया और यहाँ तकाया। राजा बेग मंथल की हुकूमत तजाकिस्तान से उज्बेकिस्तान तक, बलख से लेकर गंदार तक, यहाँ से लेकर बल्तिस्तान तक बहुत बड़े एरिया पर राज की इस राजा ने। अल्लाह ताला ने उसको एक बहुत बड़ी हुकूमत दी और जिंदगी भी बहुत दी। कहते हैं कि यह राजा 140 साल तक जिंदा रहा, 120 साल उसने राज की। वहाँ पर जो घोड़े पर पेंटिंग की वही राजा बेग मंथल की पेंटिंग है उस पुणे में। राजा तुंग से लेकर 26 तक, यहाँ तक यह लोग पासी थे, ज़रास्ट्र फॉलो करते थे, इस्लाम नहीं था। 26 का बादशाह आज़म खान, यह पहला इस्लाम राजा है। इसके टाइम पर एक इस्लाम का प्रचार करने वाले आदमी ईरान से बल्तिस्तान आया, सीधा राजा का पास चला गया, राजा को इस्लाम के धर्म के बारे में बताया। कहते हैं कुछ मौजूदात, कुछ करामात दिखाया, राजा मुतासिर हुआ, इस्लाम को फॉलो किया।
जब राजा इस्लाम बन गया तो पूरा टोटल उन्होंने इस्लाम मानना शुरू किया। इस वजह से गिलगित बल्तिस्तान में 100% इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं। राजा तुंग से लेकर राजा सिक्किम तक, यहां से लेकर यहां तक इस खानदान का एक उसूल होता था, तरीका होता था। अगर किसी राजा के पास 2, 3 या 4, 5 बेटे होते, इनमें से पहले बेटे को राजा बनाते, बड़े बेटे को, छोटों को जागीर या कोई मंत्री देते। मगर यह तरीका रानी को पसंद नहीं था राजा सिक्किम की। रानी की यह ख्वाहिश थी, उसका 3 लड़का था, तीनों बेटा राजा बनने का। यह ख्वाहिश एक दिन राजा को सुनाया था, तो राजा ने क्या किया, खुद मरने से पहले अपने किंगडम को 3 पार्ट करके सभी बेटों को राजा बनाया। वो मरने से पहले बेटों में राजगी दे दी। एक लड़का था यब्गो इब्राहिम खान, इसको सलीम का इलाका दिया वहां पर राज की। दूसरा लड़का था यब्गो बेग अमान, इसको केरस का इलाका दे दिया। बड़े बेटे थे यब्गो तुराब खान, इसको खपुर और छोड़बट दे दिया। यह तुर्तुक छोड़बट एरिया में पड़ता है। छोड़बट एक वेली का नाम है घाटी का। इसी राजा ने, तुराब खान ने 15वीं शताब्दी में इस पैलेस को बनाया सिर्फ 3 महीने के लिए। राजा समार के सिर्फ 3 महीने के लिए तुर्तुक आते। परमानेंट और खपुलू इनके राजधानी इस वक्त पाकिस्तान में, वहां पर रहते। राजा तुराब खान ने छोटे से गांव में छोटे से पैलेस को क्यों बनाया? वो इसलिए बनाया, उस जमाने में तुर्तुक से ट्रेडर्स चलते थे, स्लीव रोड के व्यापारी चलते थे। ट्रेडर से राजा रोड टैक्स लेने के लिए यहाँ आता था समर के वक्त, जैसा कि यह तुर्तुक है। अब ले आया खरडोला, खरसा, डिस्किट, खुंदर, तुर्तुक यहाँ पहुंचा। यहाँ से ये रास्ता, यहाँ से रास्ता चून नाला, वहां से चार जगह चाइनी तुर्कस्तान खत्म, 5 दिन पहुंचते पैदल। अभी हमारे हिंदुस्तान का फौज बैठा वहाँ पे गुलाब पोस्ट। यह दरिया के किनारे, शहर दरिया के किनारे से जगह पाकिस्तान के लिए अस्कर 2-5 दिन पहुंचते हैं। वापस इसी रास्ते से लेह में 5 दिन पहुंचते हैं। यह तुर्तुक नाला से जाए तो दिल्ली और कश्मीर के लिए करगिल 5 दिन पहुंचते हैं। तो यह तुर्तुक जंक्शन पर सेंटर पर था, तो यहाँ से ट्रेडर्स आते थे। ट्रेडर्स को राजा को टैक्स देने के लिए एक दिन तुर्तुक में सिटे करना पड़ता था, रुकना पड़ता था। राजा से मिलने के लिए एक दिन सिटे लेना ही पड़ता था। तो हमारी बल्ती जबान में सिटे को क्या बोलता है? दुख बोलता है। दुख तुक यानी सिटे करना पड़ा, रुकना पड़ा, दुख तुक। ये दुख तुक को बिगाड़ करके तुर्तुक हो गया है। एक चीज का नाम है दुख तुक है। राजा याकूब शाह, इसका टेम्पर दिल्ली का मुगल किंग औरंगजेब ने लद्दाख पर हमला किया। राजा अली मर्दान खान, इसका टेम्पर हिंदुस्तान पर ब्रिटिश और रूल हो गई, अंग्रेजों को हुकूमत आई। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान पर राज की। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के जितने भी राजे थे सबको खत्म कर दिया। मगर यह गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख को क्या किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने? सेल कर दिया, फरोख्त कर दिया। डुगरा महाराजा गुलाब सिंह को, जम्मू का डुगरा महाराजा गुलाब सिंह को 75 अरब में सेल कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वो क्यों बेचा? वो इसलिए बेचा, ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे। उस जमाने में पंजाब पर अंग्रेजों को हुकूमत नहीं थी। पंजाब पर पंजाब का महाराजा रंजीत सिंह का बेटा दिलीप सिंह राज कर रहे थे। अमृतसर में दिलीप सिंह और अंग्रेजों के दरमियान लड़ाई हुआ। इस लड़ाई में पंजाब का राजा दिलीप सिंह ने जम्मू का राजा गुलाब सिंह को कहा, मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों मिलकर के इन बदमाश गोरों को यहां से भगा देंगे। जम्मू के राजा गुलाब सिंह ने पंजाब के राजा के साथ देने के बजाय उसको पकड़ करके ब्रिटिश के हवाले कर दिया। इस तरह खालिस्ता सरकार खत्म कर दिया। यह काम ब्रिटिश सरकार के लिए जम्मू का डुगरा पॉइजन नहीं है। छोड़ कोंगोर सिल्वर इसका ले सकते वो भी है।